नमस्कार साथियों, आज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। तो आज हम एस्टेट पीआरटी एग्जाम के मैथ सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ये जो एग्जाम है आपका लास्ट ईयर 2023 में हुआ था। इसके कुछ क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमें क्लास बीच में रोकनी पड़ी। इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्लास को शुरू कर लेते हैं और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वो स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो ये क्वेश्चन है वो आपका इंडिसेस एंड सर्ट्स यानी कि घातांक एवं करनी टॉपिक से रिलेटेड है। ये अलजेब्रा का एक पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि m माइनस n का मान क्या होगा, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो ऐसे क्वेश्चन में जो नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं उनको आपने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है, ठीक है। क्या बात बोली मैंने, जैसे आप देखिए यहाँ पर ये नंबर दिखाई दे रहा है 9, तो 9 को प्राइम फैक्टर में जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा 3 इंटू 3, ठीक है। प्राइम फैक्टर का मतलब इसके टुकड़े बनाने हैं, ठीक है। और टुकड़े तोड़ने के बाद आप देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ये दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इतना आपने इसमें पावर में लिख देना है, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे तो ये 9 की पावर जो n है इसको अब हम लिखेंगे 3 की पावर 2। 9 को लिखा 3 की पावर 2 और n तो यहाँ पर पहले से ही बैठा हुआ था, ठीक है। तो आपने इस तरह से प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो एक से और अपने आप से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। यानी कि जो सिर्फ दो संख्याओं से भाग होते हैं, एक से और अपने आप से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब आगे देखो 3 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसको आपने एज इट इज रखना है, तो इसको हम रखेंगे 3 की पावर 2 एज इट इज रखना है, ठीक है। फिर इनटू में 3 की पावर माइनस n बाई 2 और ब्रैकेट के बाहर लिखा -2। यहाँ पे 3 की पावर माइनस n बाई 2 और बाहर ब्रैकेट के लिखा हुआ है -2। तो ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, यानी कि आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो माइनस n बाई 2 की जब मल्टीप्लाई करोगे -2 के साथ तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ n। यानी कि इनको जब सोल्व करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा 3 की पावर n, तो इनटू में 3 की पावर n। क्लियर है यहां तक। फिर आगे बढ़ो, लिखा है 27 की पावर n। तो 27 को जब आप ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टर्स में तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 होती है 27, तो इसको आप लिखेंगे 3 की पावर 3। 3 बार मल्टीप्लाई इसलिए पावर में 3 वहां पे लिखना है। तो माइनस में 3 की पावर 3 आप इसको लिख देंगे, ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ पे। और 3 की पावर 3 और 27 को लिखा ही है, लेकिन यहाँ पर n भी तो है पहले से ही। 27 को लिखा 3 की पावर 3 और n यहाँ पर पहले से ही रखा हुआ है, इसलिए हमने n भी लगा दिया। अपोन में 3 की पावर 3m इंटू में 2 की पावर कितनी है 3, ठीक है भाई। ये हमने तोड़ दिया, इक्वल टू 1 अपोन में 27 को फिर से क्या लिखना है 3 की पावर 3। तो आप देखें जो पूरा क्वेश्चन है वो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। 3 और 2 ये सारे प्राइम नंबर है, तो इस फॉर्म में आपने क्वेश्चन को लेके आना है सबसे पहले स्टेप में। अब इसके अंदर आगे एक रूल यूज होगा जिसे आप लॉज ऑफ इंडिसेस यानी कि घातांक के नियम के नाम से जानते हैं। क्या होते हैं वो, अगर यहाँ पे x की पावर a इंटू एक्स की पावर b ऐसा लिखा हो तो उसको हम x की पावर a प्लस b लिख सकते हैं, ठीक है। ये घातांक का नियम है। यहां से नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर 3 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3 किया जाए तो ये किसके बराबर होगा। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 की 2 बार मल्टीप्लाई और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। और फर्दर इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 1 2 3 4 5 यानी कि टोटल 5 बार 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसे हम लिखेंगे 3 की पावर 5। क्लियर है। तो ये रूल जो है वो ये था। तो बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो ये पावर्स आपस में क्या होती है ऐड हो जाती है। बजाय ऐसा लिख के दिखाएं आप डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जब ये 3 की पावर ये भी 3 की पावर ये भी 3 की पावर, तो बेस तो सभी के सेम है, तो ये पावर क्या हो जानी चाहिए ऐड। तो 2n प्लस 2 प्लस n यानी कि ये पावर सारी क्या हो जाएंगी आपस में ऐड हो जाएंगी। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब 2n और n कितने बनेंगे 3n, तो मैं इस n को यहां से उठा के यहाँ पे 2 की जगह 3 लिख देता हूं। तो 3n प्लस 2 और आगे का पोर्शन जो है वो एड है, ठीक है। तो आपको बता दें ये पूरा मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। हालांकि इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आपने इस फॉर्मेट में लिखना था, पर यहां तक कैसे पहुंचे वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है, ठीक है। तो आगे ऐसा क्वेश्चन कहीं दिखाई दे तो इस तरीके से आपने इसको करना है।
अब अगला जो स्टेप है फर्दर क्या है, आप देखो यहां पर भी 3 की पावर 3n है और यहां पर भी 3 की पावर 3n है, तो ये चीज आप यहां से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो आपने क्या लेना है कॉमन, 3 की पावर 3n, ये हमने यहां से कॉमन ले लिया। तो यहां से मैंने जैसे इसको कॉमन लिया तो यहां से ये +2 पावर भी तो बच गई, तो इसको आपने 3 की पावर 2 में लिखना है, यानी कि जैसे इसको हटाएंगे तो ये पावर को नीचे गिर जाएगी, तो इसको नीचे मत गिरने दो, इसको 3 की पावर बना के लिखना है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, देखो अगर मैथमेटिकली इसको समझाया जाए तो ये स्टेप जो है आपका, ये स्टेप कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अभी मैंने बताया बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाती है, यानी कि इसके बाद का जो स्टेप है वो यही बनेगा, ये बनेगा ना। तो इसमें ये चीज अलग दिखाई दे रही है, तो इसको मैंने कॉमन लिया, तो जैसे ही मैंने इसको कॉमन लिया तो ये तो बचा ना, तो इसी को मैं समझा रहा था कि जैसे ही मैंने इसको कॉमन लिया तो ये पावर ना गिरे, इसके लिए इसका बेस इसके साथ लगा दो, यानी कि 3 को इसके साथ लगा दो। ठीक है, माइनस का ये पूरा बाहर चला गया तो यहाँ पीछे क्या बचेगा 1, ध्यान रखना 0 नहीं बचेगा, पूरा जाएगा बाहर तो पीछे बचेगा 1। नीचे के पोर्शन को एज इट इज रखते हैं भाई, इसको तो छेड़ा ही नहीं हमने। ठीक है, इसको भी हमने कोई चेंज नहीं किया तो एज इट इज रखते हैं। अब मुझे बताओ 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की 2 टाइम मल्टीप्लाई, मैंने बोला फिर से 3 इंटू 2 6 नहीं करना, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 इंटू 3, यानी कि 3 की 2 बार मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 9, और 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, ये बना 8, यानी कि इसको सोल्व करूंगा तो बनेगा 8। और नीचे भी देखो 2 की पावर 3, यानी कि 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, वो भी 8 बनेगा, यानी कि ये पोर्शन से ये पोर्शन तो आपस में कट जाएगा, क्योंकि ये भी 8 है ये भी 8 है। ठीक है, तो यहां से ये कट जाएगा, तो अब हमारा क्या बचा उसको लिख लेते हैं यहां पे। अब हमारा बच गया 3 की पावर 3n अपोन में 3 की पावर 3n। ठीक है, यहां पे ये m है भाई, ये m है, यहां पर भी m था। ठीक है, तो ये नीचे m है, क्लियर है। और इक्वल टू में क्या बचा 1 अपोन में 3 की पावर 3, क्लियर है, बात आई समझ में। अब इसको ऊपर ले जाओ या इसको नीचे उतार लो, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप किसी को भी ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जब भी पावर ऊपर नीचे शिफ्ट होगी तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो अगर मैं इसको नीचे ले आऊंगा तो चलो इसको ऊपर ले जाते हैं, 3 की पावर 3n ये तो था ही, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या बनेगा माइनस के 3n। अब आपको लगेगा सर ये कैसे हुआ, ध्यान दो, जैसे मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इंटू में 3 की पावर -3m बनेगा ना, ये ऊपर जाएगा तो पावर का साइन क्या है वो चेंज करना है, बताया मैंने अभी आपको। और बेस सेम होने से पावर क्या होती है ऐड होती है, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3n - 3m बच जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया था इसको कुछ इस तरह से। ठीक है भाई, बात आई समझ में। इक्वल टू इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा 3 की पावर -3, साइन चेंज होगा, ध्यान रखना। तो जो काम मैंने नीचे से ऊपर किया ऊपर से आप नीचे भी ला सकते थे, तो फिर क्या लिखते 3 की पावर 3m - 3n इक्वल टू 3 की पावर, फिर ये सीधा हो जाता। ठीक है, क्लियर है। अब अगला रूल इस पे क्या लगता है, अगला रूल ये लगता है कि अगर इक्वल का साइन हो और दोनों साइड बेस सेम हो तो इनकी पावर को आप इक्वल रख के इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि 3n - 3m इक्वल टू -3 रख के इक्वेट किया जा सकता है। ठीक है, मैंने कब क्या बोला रूल कि अगर दोनों साइड बेस सेम है इक्वल का साइन है तो पावर्स को इक्वल रख के आप इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, दिस इज n - m इक्वल टू -k3, क्लियर है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब ये पावर मैंने इसकी इक्वल रखी थी, अब ये 3 यहां से इधर डिवाइड में जाएगा, तो इधर से डिवाइड में जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, तो आप कहोगे दिस इज n - m इक्वल टू -k1। ठीक है, ये 3 से 3 कट गया तो माइनस का साइन तो बचा, तो इसको हमने -k1 लिख दिया। तो यहां से n - m जो वो -1 के बराबर आ गया, लेकिन क्वेश्चन में m - n पूछा था, यानी कि यहां से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, यानी कि m - n इक्वल टू 1 बन जाएगा। साइन चेंज का मतलब समझ रहे हो, ये n यहाँ प्लस का है तो यहाँ मैंने माइनस का कर दिया, ये m माइनस का था मैंने इसको प्लस का कर दिया। ठीक है, ये -1 से प्लस, यानी कि माइनस पूरे में से कॉमन ले लिया तो सभी के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे और आंसर जो बनेगा वो 1 बनेगा। ठीक है, और किसी को अगर इसमें दिक्कत आई हो तो फिर इसको नीचे उतार लेना, फिर 3m - 3n बन जाएगा। ठीक है, फिर m - n में चलेगा क्वेश्चन, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो किसी भी तरह से जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो कर लेना, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 1। ठीक है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका मैथमेटिकल पेडागोजी से है।
और इस तरह के क्वेश्चंस को आप पढ़कर भी आसानी से कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे दे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, गणित पढ़ाते हुए एक अध्यापक इस कथन पर पहुंचती है कि ए का निहितार्थ बी है, इसका अर्थ क्या है। While teaching mathematics, a teacher arrives at a statement A implies B. This means A implies B, इसका मतलब क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि पहला ऑप्शन क्या है, B होने के लिए A आवश्यक प्रतिबंध है, यानी कि A is necessary condition for A। बिल्कुल सही, यही है, A implies B। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A implies B, यानी कि A implies B, तो इसका मतलब B होने के लिए A होना जरूरी है, तो बी होने के लिए ए आवश्यक प्रतिबंध है, तो यही इसका आंसर बनेगा। आंसर ऑप्शन 1 आ जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या कह रहा है कि ए होने के लिए बी आवश्यक है, यानी कि ये जब होगा जब ये होगा, तो ये तो उल्टा हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा। बी होने के लिए ए पर्याप्त प्रतिबंध है, यानी कि इसको होने के लिए ये पर्याप्त है, तो ऐसा भी कोई कंडीशन नहीं है सफिशिएंट ये हो। और बी होने के लिए ए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध दोनों है, तो ऐसी बात नहीं है। ए इंप्लाइज बी का मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ था कि बी होने के लिए ए जरूर होना चाहिए, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन है, तभी वो ए इंप्लाइज बी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन फर्स्ट यहां पर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई नेक्स्ट कर लेते हैं डिस्कस। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में से 35 घटा दिया जाए तो वह 80% रह जाती है, तो संख्या का 4/5वां भाग क्या है। If 35 is subtracted from a number, it reduces to 80%, then what is 4/5 of that number? अब देखो क्वेश्चन परसेंटेज का है, आप डायरेक्टली इसको बड़ा फास्ट कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है, कोई भी नंबर है, चाहे वो 2 है चाहे वो 10 है, वो अपने आप में 100% है, आप भी अपने आप में 100% है, ठीक है। तो अगर किसी नंबर में से 35 माइनस करूं तो वो 80% रह गया, तो इसका मतलब 20% कम हो गया ना। कब हुआ 20% कम, जब उसमें से 35 घटा दिया। तो यहां से सीधा सीधा पता लग रहा है कि जो 20% है वही 35 के बराबर है, तो नंबर यानी कि 100% क्या होगा, तो आप 100% निकाल सकते हैं। 100% अगर आप निकालेंगे तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा, यानी कि अगर इस क्वेश्चन में पूछता है कि संख्या क्या है, तो आपको 100% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 100% में एक बार निकाल के दिखा देता हूं, हालांकि आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच सकते थे। तो 20% 35 है, तो 1% होगा 35/20, और 100% के लिए इंटू में 100 कर देंगे, तो 20 पंजे 100 और 175 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 175, ये क्या आ गया, आपकी संख्या आ गई। ठीक है, ये संख्या आ गई, और पूछ रहा संख्या का 4/5 भाग, तो 175 का 4/5 अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 5 3 15, 5 पंजे 25 और 35 चौके 140, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो आप इतना घूम के, लेकिन यहां से एक बात सीखने को मिली कि अगर संख्या पूछता तो आप यहां से डायरेक्टली कर सकते थे। ठीक है, अब इसी चीज को आप और भी शॉर्ट कर सकते थे। कैसे, अगर मुझे बताओ, अगर 35 घटा था तो 80% रही, इसका मतलब 20% कम होगी संख्या, तो 20% की वैल्यू क्या थे, 35। तो अब आपसे पूछा था संख्या का 4/5वां भाग, तो 4/5 क्या होता है। अगर मैं कहूं कि कोई संख्या थी 100%, तो इसका 4/5, तो 4/5 क्या होगा, 80%। ठीक है, 4/5 क्या होगा, 80%। तो आप डायरेक्टली 4/5 ऐसे ना निकाले घूम के, सीधा ही इसका 80% निकाल दो। तो 20% 35 है, तो 1% 35/20, और 80% के लिए इंटू में 80, तो 20 चौके 80 और 35 गुना 4 करेंगे तो 140 आ जाएगा, और यही हमसे पूछा था। तो बजाय हम इतना घूम के आए, आप डायरेक्टली ये भी कर सकते थे। यानी कि जो भी आपसे पूछा है फ्रैक्शन, वो परसेंटेज में कितना बनेगा, यानी कि 4/5 इंटू में 100 परसेंटेज बनाना। अगर आपको किसी फ्रैक्शन को है, अगर ये बात नहीं समझ में आती, तो सीधा ही 4/5 का फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि वो बनेगा 80%। ये परसेंटेज बनाने का तरीका है आपका। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इस प्रकार से भी निकाल सकते थे। तो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा 140, और कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, बात आई समझ में, नहीं तो फिर एक्स से आप इसको डिटेल से चला सकते हैं, पढ़ पढ़ के लिखते रहना, तब भी आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा ठीक था, इसलिए मैंने इसको बताया। अगला क्वेश्चन फिर से आपका मैथ्स पेडागोजी का है।
यदि किसी विद्यार्थी को ज्यामिति के प्रमेयों पर आधारित प्रश्न हल करने में कठिनाई होती है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा एक बार बड़ा करके दिखाऊं। हाँ, कई सारे ऑप्शन दिख गए ना इसमें, ठीक है, एक ही बार में कई ऑप्शन दिख देंगे। तो यदि किसी विद्यार्थी को ज्यामिति के प्रमेय पर आधारित प्रश्न हल करने में कठिनाई होती है तो निम्नलिखित में से किस विधि को शिक्षक को अपनाना चाहिए? If a student finds difficulty in applying geometrical theorems to solve a given problem in geometry, then which is the most appropriate strategy that the teacher should adopt? तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में देखो ये इनके लिए कोई ऐसा नहीं कि आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, आप अपने माइंड से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, मतलब आप अपनी कॉमन सेंस से भी इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, विद्यार्थी को दंडित करना ताकि वह गलती ना दोहराए। क्या अगर कोई बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा है, उसको कोई चीज को समझने में दिक्कत आ रही है, तो क्या उसके चपेट शुरू कर देने, ले तेरे समझ में नहीं आता है, तो ये तो बात ठीक नहीं है ना। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है। अगला क्या है, विद्यार्थी को प्रमेय रटने के लिए करना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि भाई अब तू है ना रट्टे मार, ठीक है। हालांकि टीचर एग्रेशन में ऐसा बोलेगा, रट्टे मार ले भाई, इसके याद कर ले, तेरे को नहीं समझ में आ रहा तो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अगर रट्टे मरवाएंगे तो फिर आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, ठीक है। जब तक आपका कंसेप्ट, आप किसी को लग रहा होगा सर आप तो बहुत स्लो पढ़ाते हो, आप तो एक ही क्वेश्चन के पीछे लगे रहते हो, भाई देखो मेरी बात सुनो, सारे एक जैसे नहीं है। अगर सभी विद्यार्थी होशियार हों तो मुझे शायद इतना एक्सप्लेन ना करना पड़े, लेकिन हम सबको एक साथ लेके चलते हैं, इसलिए मैं पूरा डिटेल में बताता हूं। अगर किसी को स्लो लगती है मेरी स्पीड तो वो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं क्लास को, ठीक है। तो यहां जो है रट्टाफिकेशन नहीं चलती, मैथ रटने का विषय नहीं है, ठीक है, समझने का विषय, तो रटने के लिए नहीं कहेंगे, ये भी बात गलत है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन, बहुसंवेदी मॉडल और शिक्षण सामग्री के उपयोग से विभिन्न ज्यामितीय प्रमेय को समझने में और उनके अनुप्रयोग में विद्यार्थी की सहायता करना, बिल्कुल सही है भाई। हम तरह तरह के मॉडल्स बना के, आप देखिएगा जब मैं आपको मेंसुरेशन क्षेत्रमिति टॉपिक समझाता हूं तो मैंने इस तरह के मॉडल बना रखे हैं। देखो ये क्या है, ये आपका कोन बना रखा है मैंने, ठीक है। इसी तरह से ये क्या बना रखा है मैंने, आपका सिलेंडर बना रखा है। मतलब उस चीज को समझाने के लिए मैंने इस तरीके के मॉडल बना रखे हैं ताकि मैं कंसेप्ट को बड़े आसानी से आपके दिमाग में घुसा सकूं। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेना, ये बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर कि बहुसंवेदी मॉडल और शिक्षण सामग्री के उपयोग से हम उन चीजों को उसके दिमाग में घुसा सकते हैं, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार, आंसर थर्ड ऑप्शन है, विद्यार्थी को हल की गई समस्याओं के चरणों को श्यामपट्ट से देखकर लिखने के लिए और इन प्रणाली के अनुप्रयोग समान प्रकार की समस्याओं को करने में के लिए कहना, भाई ये फार्मूले उतार ले और इसके जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। तो जब तक उसके कंसेप्ट बेसिक ही नहीं समझ में आएगा तो कैसे वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएगा, ठीक है। तो उसके दिमाग में पहले कंसेप्ट घुसाना है, ठीक है, और वो कैसे घुसेगा वो मैंने आपको बता दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब भाई अगला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करते हैं पहले। ये जो क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ जी, देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है? What is the least number of square tiles required to pave the floor of a room 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। क्वेश्चन ये है कि ये एक हमारे पास फ्लोर है, फर्श है, जो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है, तो हम इसको बोल सकते हैं 1517 मीटर, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर और, तो टोटल बनेंगे 1517 सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, इसको भी हम ब्रेक करेंगे तो 9 मीटर के 900 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और, तो ये बनेंगे 902 सेंटीमीटर। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर क्या किया है, जो लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी थी उसे हमने सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब कह रहे यहाँ पे हमें वर्गाकार टाइल लगानी है। अब इस फर्श पे ऐसी ऐसी टाइलें लगानी है, वर्गाकार का मतलब जितनी लंबी उतनी चौड़ी, ठीक है, साइज सेम होना चाहिए लंबाई और चौड़ाई। तो इस तरह की टाइलों से हमें इसको पूरे को कवर करना है, तो कम से कम कितनी लगेंगी
ठीक है, और कोई भी टाइल काट के नहीं लगानी, सारे साबुत के साबुत लगानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, आपको क्या निकालना होता है, एचसीएफ। एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो इस लेंथ को भी पूरा पूरा काटेगा और इस ब्रेड्थ को भी पूरा पूरा काटेगा, वो क्या है आपका एचसीएफ। ठीक है, तो आप 902 और इस 1517 का निकालेंगे एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, लंबी भाग विधि तरीके और भी होते हैं, पर ये तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है, इससे क्या करना है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो 902 एकम 902, ठीक है, चलाएंगे हम इस पे, 7 में से 2 गया 5, 1 9 और 6 15, 615। अब जो शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, उससे पिछले नंबर को फिर से भाग देना है। ठीक है, और ऐसा कब तक करना है बताता हूं, 5 7 12 9 में से 1 गया 8, 6 और 2 8। ऐसा जब तक करना है जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए। ठीक है, तो फिर से 287 बचा, इससे भाग देना किसको, 615 को। ठीक है, कितने पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 7 और 4 11, 41 बचा। 41 से फिर से 287 को भाग देंगे तो 7 पे चलेगा, 7 एकम 7, 7 चौके 28, और ये पूरा हो गया 0। ठीक है, तो ये जो लास्ट नंबर है आपका, यही आपका क्या है, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिंपल शब्दों में बता दूं तो ये वो नंबर निकल आया जो इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा और इसको भी, यानी कि इसको भी, लेंथ को भी पूरा डिवाइड करेगा और ब्रेड्थ को भी पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता था। ये भी पूछ सकता था कि भाई वो जो टाइलें लगेंगी ना, उस टाइल की लंबाई यानी कि भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो आपका जवाब बनेगा 41 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, आपका जवाब क्या बनेगा, 41 सेंटीमीटर, यानी कि उस टाइल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 41 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में लेंथ नहीं पूछ रहा, बोला कितनी टाइल लगेंगी ये बता दो। तो टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, इंग्लिश में लिख लेना, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, फर्श का क्षेत्रफल बटे में एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो फर्श का क्षेत्रफल लिखेंगे 902 इंटू में 1517 अपॉन में एक टाइल का क्षेत्रफल, लंबाई गुना में चौड़ाई, दोनों ही सेम है, 41 41। और ध्यान रखना यूनिट सेम होने चाहिए, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब आप इसको काटेंगे पीटेंगे तो पूरा कटेगा, 41 से पूरा कटेगा। ठीक है, काट लेना पूरा। चलो काट के दिखाई देता हूं, फिर तुम कहोगे कि सर लिख दिया आपने डायरेक्टली। 902 को 41 से काट दो, 41 दूनी 82, बचेगा 8, 41 दूनी 82, कितने पे कटा, 22 पे। 1517 को भी काट लो 41 से, 3 पे चलेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 8 3 11, 2 2 4, 41 7 287, ये 37 पे कट गया। 37 गुना 22, ये 22 पे कटा था और ये 37 पे कटा था। कर लेना कैलकुलेशन से, डरना मत। 2 7 14, लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में 4 आएगा। पहली ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी के ऑप्शन में भी एक बार देख लेते हैं। बाकी के ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन इसी ऑप्शन में लास्ट में 4 है। क्या बोलता हूं मैं कि 22 की 37 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, लास्ट में तो 4 ही आएगा ना, तो एक ही ऑप्शन में लिखा है, यानी कि 814 आएगा मल्टीप्लाई करके, और यही इसका जवाब है। तो 814 टाइल्स की रिक्वायरमेंट यहां पर होंगी। अगर दो ऑप्शंस में लगे कि लास्ट में 4 है तो फिर पूरी पूरी मल्टीप्लाई कर लेना, कभी किसी के दिमाग में ऐसा पॉइंट आए। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड। ये जो लास्ट ईयर हमारा न्यू सिलेबस ऐड हुआ था उसमें टॉपिक्स डाले थे जिनके क्वेश्चंस दिए गए थे। एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है जिसमें एंगल बीएसी 50 डिग्री है, तब 3 टाइम एंगल डी माइनस 2 टाइम एंगल डीएसी किसके बराबर होगा। ABCD is a rhombus in which angle BAC equal to 50 degree, then 3 टाइम एंगल D minus 2 टाइम एंगल DAC is equal to। तो देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो सम चतुर्भुज, रोम्बस क्या होता है, सम चतुर्भुज वो होता है जिसकी सारी भुजाएं समान हो। पेड़ की भी होती हैं सारी भुजाएं तो समान, लेकिन ये थोड़ा सा ना ऐसे तिरछा कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसका नाम है ABCD, तो नाम भी रख देते हैं भाई ABCD, ये मैंने नाम रख दिया। ठीक है, जिसमें एंगल BAC 50 डिग्री है। तो मुझे बताओ BAC कैसे बनेगा, ये लाइन खींचनी पड़ेगी भाई।
अरे भाई किधर चली गई, पूरी यहाँ पे जाएगी ये, ए यहाँ पे, ठीक है भाई, बना लेना। एंगल बी ए सी ये आपको दे दिया कितना, 50 डिग्री। क्लियर है भाई। एंगल बी ए सी, बी से शुरू हुआ, ए पे गया और फिर सी पे खत्म हुआ, ये 50 है। तो कह रहा है 3 टाइम एंगल डी, 3 टाइम एंगल डी माइनस 2 टाइम एंगल डी ए सी, डी ए सी ये किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, सिंपल सी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। 3 टाइम एंगल डी यानी कि ये वाला एंगल डी है, और 2 टाइम एंगल डी ए सी, डी ए सी कौन सा हुआ, डी ए सी यानी कि ये वाले एंगल का भी यूज हो रहा है और इसका भी यूज हो रहा है, इन दोनों एंगल्स का यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एंगल जब तक हमें पता नहीं लगेंगे हम क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आप कैसे पता लगेंगे, ध्यान से सुनना भाई ये बात। एक समचतुर्भुज के अंदर ये क्या है, डायगोनल है, ये क्या है, विकर्ण है, डायगोनल है। तो ये डायगोनल जो है इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि ये 50 डिग्री है तो भाई ये भी 50 ही डिग्री है। ठीक है, ये विकर्ण जो है इसके एंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसके एंगल जो है ये ऐसे खींचा तो ये 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये 50 ये 50। ठीक है, तो ये 50 50 है तो फिर ये भी 50 50 है। ध्यान रखना सेम ही होंगे, जितना यहां होगा उतना यहां होगा, जितना यहां होगा उतना यहां भी होगा। तो अगर ये 100 है तो इनका टोटल भी 100 बनेगा, 50 50 100, तो 100 हो गया भाई। इस बात में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए किसी को, बताया मैंने सारा ये कंसेप्ट। ठीक है, याद रखना। ठीक है, डायगोनल जो है एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटता है। अब मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। एक चतुर्भुज के सभी कोणों का, अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 360। तो मुझे बताओ 100 ये 100 ये तो कितना हो गया, 200। तो 200 अगर मैं माइनस कर दूं तो बचा कितना, 180। ठीक है भाई, 180 बच गया। इसका मतलब 180 जो है वो इन दोनों का टोटल होगा, तभी तो ये 360 बनेगा। 100 और 100 200, 200 और इन दोनों का टोटल 180 तो 360। इसका मतलब ये फिर कितना बच गया, 90, और ये बच गया 90। यहां तक कोई दिक्कत क्लियर है। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब आपका क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। बस यही पता करना था हमने। अब ऐड भी करके देख लेना, 200 और 180, सॉरी 160, यार क्या लिख रहा हूं मैं, 160, 360 में से 200 गए तो 160, तो फिर 80 80 बचे ना। ये प्रिंटिंग एरर, छपने में गलती। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। यहाँ टोटल 360 में से 200 निकल गया तो बचा 160, 80 इधर 80 इधर, अब टोटल 360 बन रहा है। ठीक है, तो अब 3 टाइम एंगल डी यानी कि 3 गुणा 80 माइनस 2 टाइम एंगल डी ए सी, तो डी ए सी कितना है, 50। तो बस 80 थी ये 240 माइनस 50 दूनी 100, बचा कितना, 140। 240 में से 100 गए तो 140 बच गया, और यही आंसर है। देख लेते हैं कहीं लिखा हो तो। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब कहीं गलती हो जाए ना छोटी मोटी तो मैनेज कर लिया करो। कुछ बच्चे तो सोचेंगे लो सर ने गलत लिख दिया, अरे भाई कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, मैं भी इंसान हूं, कोई भगवान थोड़ी हूं। ठीक है, तो 360 में से 200 160। ठीक है, एक क्लास में बच्चे बैठे हो ना, फिर तो अक्सर यहाँ पे गलत लिख दिया। अब यहाँ तो भाई साहब कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है और हम आपके सामने बोर्ड पे। ठीक है, तो चलो कंसेप्ट आपको समझाया मैंने, तो याद रखना इसको। तो आंसर आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड, 140। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है। हाँ जी, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी बनाया जाता है तो त्रिभुज एबीसी की एक भुजा की लंबाई क्या होगी। If one equilateral triangle ABC is made in a circle of radius 10 centimeter, then the length of the side of triangle ABC is। अब ये वाला जो क्वेश्चन आ गया भाई, ये क्वेश्चन आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री से भी सोल्व हो सकता है, और इसको आप मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहले एक बार मैं छाप दूं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, यानी कि एक सर्कल आपको दे रखा है। ठीक है, और इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी सारे साइड क्या हो, बराबर हो। ये हमने बना दिया भाई, ये सारी साइड क्या है, बराबर आपस में। ठीक है, क्लियर है, ये मिला हो यहाँ पे, ये सारी साइड आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब इसका जो रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या, ये इसका सेंटर है, सर्कल का सेंटर है।
और सेंटर से जैसे ही मैं इस पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये क्या काम करेगा, रेडियस का। सेंटर से इस पॉइंट को मिलाऊं, क्या काम करेगा, रेडियस। कहीं भी अगर मैं इस बाउंड्री पे सेंटर से टच करूंगा तो वो क्या काम करेगा, उसके रेडियस का काम करेगा। ठीक है, तो यहां पे ये रेडियस है जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है आपका कितना दे रखा है, 10। क्लियर है, बात आई समझ में। ये 10 दे रखा है, तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, बोला इसकी साइड बता दो। ये ट्रायंगल है एबीसी, ये साइड बता दो, ये पूछ रहा आपसे। ठीक है, तो अब देखो इसको आप कैसे कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहां से इधर बना रहा हूं, क्या कि इसमें ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, इसमें ये 10 है, ये 10 है। ठीक है भाई, इसके अंदर आप ध्यान दीजिएगा, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, समबाहु त्रिभुज की बात करें, तो उसके जो ये एंगल होते हैं, ये वाले, ये कितने होते हैं, 60 60 60, यानी कि ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। और ये जो लाइन है ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगी, यानी कि ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। भाई 60 पूरा था तो 30 इधर रह गया, 30 इधर, सिमिलरली 30 30 30 30। ठीक है भाई, तो बिल्कुल बीचों बीच थी ये लाइन, तो यहाँ पे ये एंगल कितना है आपका, 30 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दूं, ये एक लंब डाल दूं, तो ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर जो है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये पूरी साइड ए है तो ये कितनी बच गई, a/2, और ये भी कितनी बच गई, a/2। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला कि यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये परपेंडिकुलर इस पूरी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि अगर ये पूरी a थी तो a/2 इधर, a/2 इधर बच गया। बस अब हम लगाएंगे यहां पर ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगेगी, यहां पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है, जो मैं यहां पे आपको दिखा दूं। ये कुछ इस तरह से, ये आपकी समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 10 है और ये a/2 है। ठीक है, और ये एंगल आपका 30 डिग्री दे रखा है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यहां से कोस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, ये थोड़ा सा टेबल का यूज यहां पर हो रहा है। कोस 30 ही क्यों लिया गया, क्योंकि आपको बता दूं एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, एक समकोण त्रिभुज के अंदर आधार, ये आधार है जहां पर एंगल बना हुआ है, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। दिस इज बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। तो a/2 अपॉन में 10, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज वो क्या होता है, वो आपका कोस होता है। तो ये अपॉन में ये अगर मैं करूंगा तो दिस इज इक्वल टू कोस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, मुझे ये निकालनी, ये पता लग गई तो जितनी ये उतनी ये, इसीलिए हमने इन दोनों साइड्स को लिया। किसी के मन में बोला सर ये वाली क्यों नहीं ली, ठीक है, ये और ये क्यों नहीं ली, ये और ये ही क्यों ली, तो उसका रीजन मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि ये मुझे पता थी, ये मुझे निकालनी है, तो इन दोनों का यूज कर लिया। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है आपका कोस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन की अगर बात की जाएगी तो साइन थीटा क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि लंब अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है। ठीक है, ये अपॉन में ये, यानी कि लंब बटे में जो कर्ण होता है वो आपका साइन थीटा होता है, एंड द लास्ट वन विच इज टेन थीटा, वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि लंब बटे में आधार, ये होता है आपका क्या, टेन थीटा। बाकी तीन इनके उल्टे होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस हमें ये चाहिए था। एक तरीका और बता दूंगा, किसी को ये मुश्किल लग रहा है तो परेशान नहीं होना किसी ने। ठीक है, तो यहां पे अब देखो cos 30, cos 30 क्या होता है, दिस इज √3/2। ठीक है, अब ये कहोगे ये कहां से आ गया, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री टेबल इसके लिए आनी चाहिए। ठीक है, cos 30 होता है √3/2, दिस इज इक्वल टू a/2, और ये 2 को नीचे ले आते हैं ना, तो a अपॉन में 2 × 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको नीचे खिसका लेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, सेम लेवल पे कट जाएगा। 10 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 10√3। ठीक है, और a ही मुझे चाहिए था क्योंकि यही है हमारी इस त्रिभुज की भुजा। ठीक है, तो आंसर बिकम्स 10√3। क्लियर है, 10√3 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ये आपका जवाब आ चुका है। ये इसका एक तरीका है जिससे आप इस आंसर पे पहुंच सकते थे, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को मुश्किल लगा, क्योंकि कोस और एंगल की वैल्यू याद होगी तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलो दूसरे तरीके की बात करते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरे तरीके में आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये जो पॉइंट है अगर मैं इसको और आगे बढ़ा दूं, ठीक है, तो ये पूरी जो है वो इसकी एक माध्यिका बन जाएगी।
ठीक है, आपको माध्यिका मैंने वर्ड बोला है, इसका मतलब क्या है बता देता हूं आपको। ये जो पॉइंट है ये आपका सेंट्रोइड भी बोल सकते हैं हम इसको, केंद्रक भी बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स सिलेबस में मेंशन किया हुआ था, तो वहां से टॉपिक से क्वेश्चन उठाया हुआ ये। तो मैं थोड़ा सा वो बता रहा हूं कि अगर मैं इसको सीधा मिला दूंगा यहां तक, तो ये जो पूरी लाइन है ये माध्यिका का काम करेगी, यानी कि ये इसको, इस सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, ये लाइन। सिमिलरली ये लाइन भी आगे बढ़ाऊंगा तो ये भी इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और ये लाइन भी आगे बढ़ाऊंगा तो इसको दो पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करेगी। ठीक है भाई, क्लियर है, ये बात मैंने यहाँ पे बताई कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट, ये इस पूरी लाइन को 2:1 में डिवाइड करते हैं। इसमें डिवाइड करते हैं 2:1 में, ध्यान दीजिएगा 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पूरी लाइन 3 सेंटीमीटर की है यहां से यहां तक, तो इसमें 2 सेंटीमीटर यहां है, 1 सेंटीमीटर। अगर ये पूरी लाइन 9 सेंटीमीटर की है तो ध्यान दीजिएगा 6 सेंटीमीटर ऊपर है यहां तक, और ये नीचे वाला है 3 सेंटीमीटर, यानी कि 2 हिस्से ऊपर 1 हिस्सा नीचे, तभी तो 2:1 बनेगा। ध्यान दो मैंने बोला 2:1। क्लियर है, बात आई समझ में। तो 2:1 का मतलब अगर आपको समझ में आ गया, तो दूसरा तरीका जो कहता है वो यही कहता है, मैं थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना, अब थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन है 3, जिसमें से 2 हिस्से हैं ऊपर, 1 हिस्सा है नीचे, यानी कि ये 2:1 में डिवाइड होती है। ठीक है, अब ध्यान दो, मुझे कौन सा हिस्सा पता है, दो वाला हिस्सा पता है, यानी कि 2 वाला हिस्सा जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर 2 10 के बराबर है तो 2 से 5 गुना हुआ तभी तो 10 हुआ, तो फिर ये भी 5 गुना कर दूंगा तो इसका मतलब ये 5 हो गया। ये बात आई समझ में कि नहीं आई? आप मुझे बताओ, मुझे ये वाला हिस्सा पता ना, और ये क्या है, रेडियस है, और ये रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो 2 जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर 2 मिलके 10 बना रहे तो एक तो 5 ही बनाएगा ना, यानी कि ये जो पूरी लंबाई आपको पता लग गई कितनी है, 10 और 5 15 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये पूरी लंबाई 2 और 1 3, पूरी तो 3 है ना, तो ये टोटल कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर मुझे मिल चुकी है ये पूरी लंबाई, और यही होती है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था √3/2a के बराबर। √3/2a जो होती है वो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है, लास्ट क्लास में बताया गया है। ठीक है, तो यहां से आपको a निकालना है, तो दिस इज 15 × 2/√3। √3 को सोल्व करने के लिए, पैर में रूट अच्छा नहीं होता ना, तो इसको सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई, सेम से डिवाइड, पहले भी किया था हमने ऐसा। ठीक है, √3 क्या बनेगा, 3, मल्टीप्लाई करोगे 9 बनेगा ना, 9 का √3 बनेगा, तो 3 से ये कटेगा 5 पे, तो 5 दूनी 10 और 10 √3। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है यहाँ पे ज्योमेट्री के कंसेप्ट से। ठीक है, तो सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक का कंसेप्ट हमने यहां पर लगाया, और सेंट्रोइड एक ऐसा पॉइंट होता है जो इसको 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, और सेंट्रोइड बनता कब है, जब हम त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, द मीटिंग पॉइंट ऑफ साइड बाइसेक्टर, या फिर द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। एक त्रिभुज की माध्यिकाओं के मिलान बिंदु को आप केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक अब की बार मेंशन किए गए थे, तो इनके क्वेश्चन यहाँ पर दिए भी गए हैं। ठीक है, तो 10√3 आपको 2 तरीके मैंने समझा दिए। ठीक है, तो आप कर लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन क्वेश्चन जो है आपका पेडागोजी से रिलेटेड है, और फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है तो भाई आप दोबारा से देखा करो, सुना करो वहां पे। ठीक है, डिटेल से एक्सप्लेन किया जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए भाई, ताकि ज्यादातर पोर्शन आपको दिख जाए। हाँ जी, आप पढ़ो स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। एक शिक्षक एक वृत्ताकार कागज को पतले पतले त्रिज्या खंडों में काटता है और उन्हें आयत बनाने के लिए संरेखित करता है। यह एक गतिविधि है जो व्युत्पन्न करने के तरीके को दर्शाती है। A teacher cuts a circular paper into thin sectors and align them to form rectangle. This is an activity to illustrate a way to derive. क्या ये एक वृत्त की परिधि बता रहे, दिखाना चाह रहा है उससे ड्राइव करके, या वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बता रहा है, या वृत्त का व्यास बता रहा है, या वृत्त को आयत में रूपांतरण करके दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको बता दें ये फॉर्मूला बता रहा है एरिया ऑफ सर्कल का। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है,
अब क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर, सभी को पता होगा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो भाई ये ऐसा हुआ कैसे, ठीक है। तो इसके लिए भाई मैं इस क्वेश्चन को एक बार यहां से हटा देता हूं, ठीक है, आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। इस क्वेश्चन में बेसिकली किया क्या गया है कि एक सर्कल आपके पास था और टीचर ने क्या किया, उसको कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, इसको 4 हिस्सों में कट कर दिया और ये जो 4 हिस्से बने वो किस तरह के हुए, इस तरह के होंगे, है ना, ऐसे। ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ऐसे ऐसे 4 हिस्से इसके पास हो गए। इसने क्या किया, इनको जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया, एक को ऐसे रखा, एक को ऐसे रखा, दूसरे को ऐसे रख दिया। ऐसा इधर करके बनाते, उधर जाएगा ना फिर ये ज्यादा। इसने इनको जोड़ दिया। कैसे जोड़ा, पहले टुकड़े को ऐसे रखा, दूसरे को ऐसे रख दिया, तीसरे को फिर ऐसे रखा, नहीं ऐसे नहीं जोड़ना, एक उल्टा एक सीधा जोड़ना है। एक मिनट ऐसे जोड़ देता हूं मैं, 1 2 3 4, एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा यहां लगा दिया, तीसरा यहां हो गया, ठीक है। ये पहला टुकड़ा हो गया, ये दूसरा टुकड़ा हो गया, ये तीसरा टुकड़ा हो गया और चौथा टुकड़ा ये लगा दिया, ठीक है। इस तरह से बन गया, आप ज्यादा ठीक बना, ठीक है। ये बात आई समझ में। इन्हें 4 टुकड़े करे, चारों टुकड़ों को ऐसे जोड़ दिया। अब दिखने में तो तुम्हें रेक्टेंगल कहीं से दिखेगा ही नहीं, तुमको कहे सर जी रेक्टेंगल थोड़ी है ये, तो रेक्टेंगल क्यों नहीं दिखा, एक काम करते हैं इसको और टुकड़ों में तोड़ते हैं, और टुकड़े तोड़ दिए। अब कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टुकड़े बन गए। अभी इस शेप को ध्यान से देख लो, अब उसने 8 टुकड़े कर दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब क्या हुआ, देखो अब जैसे वो टुकड़े करता जा रहा है, जैसे टुकड़े करता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8 टुकड़े। अब तुम देखो जो साइड पहले ऐसे उठी हुई दिख रही थी, अब वो पहले से ज्यादा रेक्टेंगुलर शेप में दिख रही है, ज्यादा रेक्टेंगुलर शेप में दिख रही है। अगर वो इसके टुकड़े और ज्यादा कर दे, यानी कि इसके और छोटे छोटे टुकड़े कर दे, तो जैसे ये टुकड़े छोटे होते चलेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनता चलेगा। जैसे इसके टुकड़े ऐसे होते चलेंगे तो आप देखो इसकी जो शेप बनेगी, यानी कि जो कर्वी पोर्शन दिख रहा है कि इसके हम इतने छोटे 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 टुकड़े कर दें तो यहां पे ये जो लाइन है ये अप्रोक्सीमेटली सीधी दिखेगी, ठीक है। ये सीधी होती चली जाएगी, जैसे जैसे मैं इसके टुकड़े करता रहूंगा ये लाइन जो है वो सीधी होती चली जाएगी, और सीधी होने से इसकी जो ये शेप है ये आपको बिल्कुल कुछ इस तरह से स्ट्रेट दिखाई देगी, स्ट्रेट दिखाई देगी इस तरह से। और जैसे ये शेड दिखाई देगी तो ये क्या एक रेक्टेंगल नहीं दिखेगी, क्या ये एक आयत नहीं दिखेगी, बिल्कुल एक आयत दिखाई देगी, ठीक है। यानी कि हम इसके इतने छोटे 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 टुकड़े कर दें तो इनको ऐसे अरेंज करेंगे, आधे नीचे आधे ऊपर, ध्यान रखना आधे टुकड़े नीचे लग रहे हैं और आधे ऊपर लग रहे हैं, है ना। तो उस सिचुएशन में ये आपको एक रेक्टेंगल यानी कि आयत नजर आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल का जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल, ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो अब आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल के। अब मुझे बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्यों भाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब तुम कहोगे सर जी लंबाई क्या लें और चौड़ाई क्या लें, तो आप देखो ये तो है लंबाई, ये है चौड़ाई, ठीक है। अच्छा अब यहां पे मैं आपको समझा दूं, ये चौड़ाई कितनी बनेगी, चौड़ाई तो इसका रेडियस ही बनेगी। आप मुझे बताओ ये रेडियस ही तो था, जब हमने इसको लगाया ये रेडियस ही तो था। क्यों भाई, क्या ये रेडियस नहीं है ना रेडियस। अरे जब ये पीस ऐसे कटा है, जब ऐसे कटा है तो ये वाली साइड क्या, ये रेडियस ही तो थी, तो रेडियस है, तो ये तो क्या बन गया, आर बन गया। तो चौड़ाई तो मुझे पता लग गई आर होगी, ठीक है। अब बात करते हैं लंबाई की। अब लंबाई क्या है, लंबाई ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यही छोटा 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 हो गया तो लंबाई में कन्वर्ट हुआ, और ये वाला जो पोर्शन होता है यही तो क्या होता है 2 पाई आर होता है।
ये पूरा क्या होता है 2 पाई आर, यानी कि ये जो राउंड वाला पोर्शन है यही इतना छोटा छोटा होके एक सीधी लाइन के बराबर बन गया। तो तुम मुझे बताओ ये पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस जिसे आप वृत्त की परिधि बोलते हैं कितनी होती है 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई आर जो है वो लेंथ बनेगी, लेकिन क्या इसका आधा लेना है। अब बोले वो आधा काहे के लिए लेना है, अरे भाई आधा तो नीचे आया और आधा ऊपर आया, तो नीचे वाला पोर्शन तो क्या है 2 पाई आर का आधा है ना, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक ये सरकमफ्रेंस है बेसिकली, लेकिन आधा क्यों, क्योंकि आधा सर्कल नीचे की तरफ जुड़ा आधा ऊपर की तरफ जुड़ा, ठीक है। तो ये 2 पाई आर का हाफ क्यों किया मैंने आपको बताया, ठीक है। यानी कि पूरी परिधि का आधा पोर्शन ऊपर की तरफ मुंह करके रखा हुआ है और आधा पोर्शन नीचे की तरफ मुंह करके रखा हुआ है, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया एंड दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और यही तो होता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये 9th क्लास का था टॉपिक भाई, 9th क्लास में ऐसा दिखाया हुआ सब कुछ, अपने पास से नहीं बनाया मैंने ऐसे, ये सब कुछ वहां बुक्स में एनसीईआरटी की बुक में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो चीजें ऐसा नहीं है कि बस ऐसी पैदा कर दी कि लो भाई रट्टा मारो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, क्यों था पाई आर स्क्वायर, यूं था पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ये बना, ठीक है, याद रहेगा अब तो ये ध्यान रखना आधा क्यों किया, ये आर क्यों लिया, सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की भाई, अपनी तरफ से तो पूरा जोर लगा दिया, ठीक है। फिर भी दिक्कत रही हो तो भाई विचार प्रस्तुत करें अपना, क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन पे हैं वापिस, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चला दें। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ओ ये भी इसी का है, तो ऐसे सुन लो इसको भी, क्या कह रहे हैं सुन लो। निम्नलिखित में से कौन सा गणित प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं हो सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी अ पर्पज ऑफ मैथमेटिकल लैब। मूर्त शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग द्वारा छात्रों को गणितीय अवधारणाओं को समझने में सहायता करना, टू हेल्प स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली बाय यूटिलाइजिंग कंसेप्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अरे भाई लैब, अगर मैथमेटिक्स की कोई लैब होगी तो वहां पे ऐसे टूल्स होंगे ना जिनसे आपके दिमाग में भेजे में आसानी से घुसाया जा सके, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। लेकिन वो तो कह रहा है कि कौन सा नहीं हो सकता है, इस पे ध्यान देना, कौन सा नहीं हो सकता है, तो फर्स्ट वाला तो सही है। छात्रों को गणित की परीक्षा की तैयारी के लिए एक स्थान सुनिश्चित करवाना, टू गिव स्पेस फॉर स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर मैथमेटिकल टेस्ट। यार ये तो बात गलत है भाई, क्या वो एक स्थान ही मात्र है, ये उद्देश्य थोड़ी है कि भाई लो भाई ये जगह बना दी तुम्हारे लिए, क्यों भाई वो चीज तो आपको क्लास में भी सिखाई जा सकती है, ठीक है। तो स्थान मात्र नहीं है वो, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका मुझे लग रहा है कि सही आंसर होना चाहिए। बाकी आगे को देख लेते हैं एक बार। छात्रों की गणित अधिगम के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ाना, देखो जब हम लैब में जाते हैं तो एक मन में ये होता है क्रेज, यार हम ये चीज करके देखेंगे प्रैक्टिकल, कोई कंप्यूटर लैब में जा रहा है, कोई केमिस्ट्री लैब में जा रहा है कि यार ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये हमने किताबों में तो पढ़ लिया अब इसको करके देखेंगे, तो एक क्यूरियोसिटी होती है अंदर, ठीक है ना। तो बिल्कुल रुचि बढ़ाने के लिए भी आप लैब का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिल्कुल उद्देश्य है इसका। और लास्ट क्या है, खेल पहेलियों और निर्देश मॉडल का उपयोग करते हुए गणितीय समस्या समाधान पर केंद्रित गतिविधियां करवाना, यानी कि टू कंडक्ट एक्टिविटीज फोकस्ड एट मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग गेम्स पजल एंड मॉडल्स। तो इस तरह की गेम्स वगैरह का जो निर्माण है वो आप लैब में कर सकते हैं, तो ये भी उसका एक उद्देश्य है। तो सही आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो एक स्थान मात्र ही नहीं है वो, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि जगह बन जाए, क्वेश्चन दिखा दिया जाए आपको। हाँ भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया भाई, बीजगणित का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a माइनस वन बाई ए इक्वल टू रूट 21 जहां a ग्रेटर देन 0 है, तो a स्क्र प्लस वन बाई ए स्क्र इंटू में a प्लस वन बाई ए का मान क्या होगा, ठीक है। आपको बता दूं क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं है, मैं फटाफट सोल्व कर सकता हूं, लेकिन मुझे आता है समझाना आपको है, ठीक है, कि आपके भेजे में कैसे घुसेगा ये। तो इसके लिए मैं एक बार डिटेल लिखता हूं और फटाफट इसको कंक्लूड करेंगे। यहां पे आपको दे रखा है a माइनस वन बाई ए, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 21, और हमें प्रोडक्ट निकालना है किस किस का, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर का और a प्लस वन बाई ए का। तो अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसका यानी कि a माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर कर दूं तो ये मुझे क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा मुझे ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू में बी। ये क्या लगाया भाई मैंने,
मैंने फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ये फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये लगाया तो इससे कैंसिल हो गया ये वाला, ठीक है भाई, इससे कैंसिल हो गई, ये सेम थे, दोनों कट गए। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, √21 दे रखी है, मैंने रख दी भाई, ठीक है। ये इसकी वैल्यू क्या थी, √21, ये रख दी मैंने। फिर यहाँ पे ये लिखा ही हुआ है इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर और माइनस के 2, ये 2 बच गए ना। अब देखो स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना बच गया, 21, ये माइनस का 2 इधर आके क्या बन गया, प्लस का। दिस इज a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और 23 जो है वो बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर। ये बात भेजे में घुसी तुम्हारे, आसान थी ये बात, तो कुछ मुश्किल ही नहीं था यार। मैंने सीधा सा जो दे रखा था उसमें फॉर्मूला लगा दिया और खोल दिया तो मेरे को मिल गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, पहले वाली चीज मिल गई, ठीक है। अब ये मेरे को मिल गई, तो अब मुझे तो ये भी चाहिए। अब ये मेरे पास कैसे आएगी, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। बोला सर ये कहां दे रखा है, अरे ये दे नहीं रखा, मुझे ये भी निकालना है ना, तो इसके लिए मैंने इसका भी फॉर्मूला लगा दिया। मैंने पहले माइनस वाले पे लगाया, मैं इस पे लगा लेता हूं। तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू में b, ठीक है। जब ये प्लस वाला फॉर्मूला होता है ना तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, ये वाला मैंने लगा दिया इसमें। अब इसकी वैल्यू तो मुझे नहीं पता भाई, मुझे क्या पता ये कौन है, लेकिन इसकी वैल्यू तो मैंने अभी अभी निकाली है, 23 की वैल्यू क्या है, 23। ये कट गया प्लस में 2, कितना बन गया, 25 बन गया। 25 बन गया किसकी वैल्यू, a प्लस 1/a के होल स्क्वायर, बात आई समझ में। अब ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो इधर में जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा भाई। स्क्वायर जब भी हटेगा तो उधर में जाके रूट बनेगा, और 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। तो लो भाई, ये भी भाई साहब हमें मिल गए, हमें ये भी मिल गया है, हमें वो भी मिल गया है, और हमें बतानी थी दोनों की मल्टीप्लाई। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 23 इंटू में 5, 5 के 15, 5 दूनी 10 और 11, 115 आंसर बन गया। 115 कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, सजा रखा है यहाँ पर। आई बात भेजे में। अब ये जो सारा मैंने समझाया है इसी का निचोड़ लिख देते हैं, बस वही आपका शॉर्टकट बन जाएगा। और शॉर्टकट क्या बनता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान रखना। आप इसको TRIC के करके भी लिख सकते हैं। तो TRIC क्या कहता है, TRIC ये कहता है आपको कि अगर आपको ये दे रखा है और आपसे पूछे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो भाई लोगों क्या करना, आपने गिवन वैल्यू का स्क्वायर, गिवन वैल्यू कौन सी है, ये वाली, इस वैल्यू का करना है स्क्वायर, और इसमें अगर माइनस है तो इसका प्लस यहां पे करना आपने 2। अगर यहां पे प्लस होगा तो यहां पे फिर माइनस आएगा, और अगर माइनस है तो फिर यहां पे प्लस आएगा। यानी कि मैं इस स्टेप से ये स्टेप डायरेक्टली बना सकता हूं, और स्क्वायर से कटा रूट, और 21 और 2 कितना आ गया, 23। अब बोलोगे सर जी अरे ये यही तो है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं सिवाय आपकी आंखों में धूल झोंकने के। ये TRIC के कहां से पैदा हुई, यहीं से तो पैदा हुई है। तुम मुझे बताओ, ये हमें दे रखा था तो हमने क्या किया था, इस गिवन वैल्यू का स्क्वायर किया था, और ये वाला -2 इधर आके क्या बना था, प्लस बना था। तो बस मैंने इसी स्टेप को यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, बस हो गया ये, ठीक है। अब ये आगे समझ में बात। तो अगला स्टेप देख लो, अगर ये माइनस वाला दे रखा और हमें ये प्लस वाला बनाना है, ध्यान रखना, ये माइनस वाला दे रखा है, प्लस वाला बनाना है, तो आपने क्या करना है, गिवन वैल्यू का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और प्लस में 4 लगा के रूट ले देना, ठीक है। अब तुम कहोगे ये कहां से आया भाई, इसके लिए फिर है ना लंबी कहानी चलेगी, पहले ये क्लास काफी लंबी चलने वाली है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये दे रखा हो माइनस वाला और प्लस वाला कन्वर्ट करना हो तो गिवन वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, जो बनाना है उसका साइन यहां पर लगाना, और यहाँ 4 लिखना है। 4 कहां से पैदा हुआ, लंबी कहानी है, तो फिलहाल याद रखना 4 लिखना है, ठीक है। तो यहां से स्क्वायर से रूट कट गया तो 21 और 4 25, और 25 का रूट करेंगे 5। तो ये देखो इतनी सी देर का क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, तो ये आप कर सकते थे जिससे ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर गिवन में आपके पास ये होता, गिवन अगर होता a प्लस 1/a और ये होता √21 के बराबर, ठीक है। √21 नहीं, इसको ले लेते हैं हम 29, मान लो ये दे रखा होता और आपसे पूछता a माइनस 1/a क्या होगा,
तो मैं अभी बता रहा हूं कि ये प्लस से ये डायरेक्टली कैसे बनता है, गिवन वैल्यू का स्क्वायर, गिवन वैल्यू का स्क्वायर। माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस में क्या कर दो 4 कर दो, इससे ये कट गया 29 माइनस 4 25, 25 का रूट करो कितना आ गया 5। ठीक है, तो डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, रखना चाहो तो, नहीं तो डिटेल आपको समझा दी गई है, आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलो भाई बच्चा पार्टी, अगला क्वेश्चन। पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे थे इसमें, और आप देखो एक आध क्वेश्चन की तो मैं कहता नहीं जिसमें बुद्धि चलानी थी, भेजा चलाना था, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं अपने दिमाग से। कह रहे हैं कि एक गणित की कक्षा में पढ़ाते हुए एक अध्यापक कहता है, क्या कहता है, कहता है कि पहले तो क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा दिखा दो, ये कहता है ठीक है, कह रहे हैं कि एक गणित की कक्षा में पढ़ाते हुए एक अध्यापक कहता है कि दो पूर्णांकों का सर्वनिष्ठ भाजक, सर्वभाजक, सार्वभाजक वह संख्या है जो कि दोनों दिए गए पूर्णांकों को विभाजित करती है, तो ये क्या है। While teaching in a mathematics class, a teacher gives the statement common divisor of two integers is a number which divides both the given numbers. The statement is, statement क्या है, डेफिनेशन है भाई, काय की डेफिनेशन है, एचसीएफ की डेफिनेशन है। क्यों भाई, आप मुझे बताओ, क्या मैंने एचसीएफ की डेफिनेशन नहीं बताई थी, एक ऐसी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे। अभी एचसीएफ का एक क्वेश्चन भी तो आया था, वो टाइल की भुजा निकालनी थी, तो मैंने कहा था वो एचसीएफ निकाल लो, वो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो ये क्या है, दिस इज अ डेफिनेशन, ये एक परिभाषा है, ऑप्शन 2 इसका जवाब बनेगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2। जबकि एक्सियोम क्या होता है, एक्सियोम परिभाषा नहीं होती, वो पहले से एक सच होता है। ठीक है, जिसको प्रूव करने के लिए हमें कोई साबित करने की जरूरत नहीं है, वो वास्तव में सच है। सूर्य पूर्व से निकलता है, ये सच है, इसको साबित करने की क्या जरूरत है ना। क्लियर है, तो ये बात यहां पर ध्यान रखना कि दो नंबर्स का कॉमन डिवाइजर जो उनको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ठीक है, तो वो क्या है, ये एक डेफिनेशन है, ये एक परिभाषा है एचसीएफ। ठीक है, ठीक, क्लियर है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर प्रस्तुत है। ठीक है, तुम भी क्या सोचते हो, बोला सर भी समाचार से पढ़ देते हैं, है ना, लगता है ऐसा, सर समाचार से पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, समझ तो आ रहा है ना, कुछ भी पढ़ा होता है। परीक्षणों 15, 50, 120, 6, 80, 100, 10, 8, 10, 15, 15 के परिसर, बहुलक और माध्यिका का माध्य क्या होगा। द मीन ऑफ अ रेंज, मोड एंड मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 15, 50, 120, 6, 80, 100, 10 फला 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 इज। ठीक है, तो आपसे मीन पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, किसका एवरेज पूछ रहा है, ये ध्यान दो, वो पूछ रहा है रेंज, मोड एंड मीडियन, यानी कि परिसर, बहुलक और माध्यिका का माध्य। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, रेंज को, रेंज निकालेंगे भाई। सबसे पहले रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को आपने माइनस करना। तो अधिकतम सबसे ज्यादा मान कौन सा है, 120, 120, इसमें से माइनस कर दो सबसे लोएस्ट, सबसे लोएस्ट क्या भाई 6 है ना, 6 है ना सबसे लोएस्ट, 6 को माइनस कर दो, कितना आएगा 114। ठीक है भाई, रेंज निकाल दी हमने, पहला काम हो गया हमारा। उसके बाद कह रहा है बहुलक, बहुलक यानी कि मोड निकालना है। मोड क्या होता है, वो एंट्री जो सबसे ज्यादा बार आ रही है वही इसका मोड होता है। देखो ये सारे निकालने सीख दो, रेंज कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, ठीक है, पता लग रहा है ना। तो मोड निकालना जो एंट्री सबसे ज्यादा बार हो, देखो 15 एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार 15 आ रहा है, और कोई ऐसा नंबर जो 3 बार आ रहा हो, 10 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो आंसर कितना बनेगा यहाँ पे 15। तो मोड हम निकाल चुके हैं विच इज 15। अब निकालेंगे मीडियन, मीडियन यानी कि माध्यिका। माध्यिका कैसे निकलती है, माध्यिका निकालने के लिए आपको जो भी वैल्यूज दे रखे हैं पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी होती है, यानी कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में उसको अरेंज करना होता है सबसे पहले। ठीक है, और फिर क्या करना होगा, फिर बिल्कुल मिडल वैल्यू लेनी है। जैसे ये 5 फिंगर है, 5 फिंगर की माध्यिका मीडियन क्या होगी, ये बिल्कुल मिड वाली वैल्यू। ध्यान से सुनते रहना, कंसेप्ट समझा रहा हूं यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा इसके बाद। ये 5 फिंगर्स हैं, तो इनका जो बिल्कुल सबसे मिडल वाला वैल्यू है ये आपका मीडियन बनेगा। लेकिन कब, जब आप डाटा को अरेंज कर लेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में।
अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में, ठीक है। उसके बाद आप इसको करेंगे। अब किसी के मन में आएगा, बोला जी वैल्यू 4 होती तो क्या करते हैं, तो बीच वाली दो लाइन को लेके प्लस करके 2 से भाग कर दो। अगर वैल्यू 4 है तो दोनों को बीच वाली वैल्यूज को लेके प्लस करके 2 से भाग कर दो, यानी कि इन दोनों वैल्यू को प्लस करके इनका आधा कर दो, वही आपका मीडियन बन जाएगा। बात भेजे में घुस गई होगी, ठीक है। तो अब वैल्यूज कितनी है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी है 11। 11 का आधा यानी कि छठा नंबर, देखो 5 ये 10 हो गए, बीच में 11वां है ना। तो 11वां नंबर जो है वो आपका 11वां कह रहा हूं, सॉरी, टोटल कितने थे 11। 11 में से 5 इधर 5 इधर 10 हो गए, तो बीच का नंबर कौन सा बनेगा, छठा नंबर। तो छठा नंबर जो है वो आपका बनेगा माध्यिका यानी कि मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं, 11 नंबर प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 12 का आता 6, यानी कि 6th नंबर जो है वो आपका बनेगा क्या, मीडियन। तो 6 नंबर निकालना है, लेकिन डाटा को अरेंज करते हैं। अब तो मैं सारे को नहीं कर रहा, छठे नंबर तक पहुंचूंगा। सबसे पहले 6 को लिखूंगा, सबसे छोटा नंबर 6 है। उसके बाद क्या लिखूंगा, 8 लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा 10, कितनी बार है 2 बार, देखो 6 को लिखा, फिर 8 को लिखा, फिर 10, 10 2 बार था, फिर किसको लिखूंगा 15 को, फिर किसको लिखूंगा 15 को, फिर किसको लिखूंगा 15। ऐसे सारा करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो कौन सा चाहिए, छठा नंबर चाहिए। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा यही है, इसका मतलब क्या आ गया, मीडियन 50। बात आई भेजे में, क्लियर है, कर लोगे अब तो, मीडियन निकालने का तरीका पता लग गया, ठीक है। तो ये सारे हमने कर लिए फाइंड आउट। अब मुझे निकालना है क्या, इनका मीन। मीन यानी कि माध्य, यानी कि एवरेज, यानी कि औसत, इनमें से किसी भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकता था, ठीक है। तो मीन मुझे निकालना, तो मीन क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो कौन कौन सी वैल्यू है, 1 2 3, तीन वैल्यूज है, तीनों का टोटल बटे में 3 से डिवाइड, जितने नंबर है उतने से डिवाइड करना है। तो 15 15 30, 30 और 114, 30 144 बटे में 3, तो 3 से 12 3 अट्ठे 24, ठीक है। कितना आ रहा है 48, और पहले ऑप्शन में लिखा हुआ यही आंसर है। आया समझ में, क्लियर, सारी चीजें बताई है मैंने, एग्जाम्पल भी दिए, कर लेना। ये मत बोलना कि सर जी ऐसा हो जाता तो क्या होता, सारे देखो क्वेश्चन एक डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बातें कई क्वेश्चन से रिलेटेड हमने कर ली है, ठीक है। यानी कि ऐसा आ जाए तो ये करना है, ऐसा आ जाए तो ये करना है, ठीक है। चलो, तभी तो लिखा है मैंने, खतरनाक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर से आ गया भाई, पहले नीचे का बोर्ड साफ कर दो। लो भाई पूरा क्वेश्चन आ गया, अब पढ़ लो एक ही बार में, ठीक है। पढ़ो, मैं पानी पी लूं तब तक, कोई सोचा बोलो चाय पी रहे हैं। पेट्रोल पी लिया मैंने, पेट्रोल है ये मेरा, ठीक है, वाइट पेट्रोल। करो एक बार पढ़ के, ये वाले में तो पढ़ा हुआ ज्ञान ही काम आएगा। क्या कह रहा है कि गणित तर्क प्रवृत्ति को मन में व्यवस्थित करने का, यानी कि बसाने का एक तरीका, एक परिभाषा किसने दी थी। द डेफिनेशन मैथमेटिक्स इज अ वे टू सेटल इन द माइंड अ हैबिट ऑफ रीजनिंग इज गिवन बाय, तो किसने दी थी भाई, लॉक ने दी थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, दिया हुआ ज्ञान है, तो लॉक द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आप कर लेना लॉक, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। लो भाई एक और बेहतरीन खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। देखो भाई, यदि 4m² प्लस 10mn माइनस 8m प्लस 9n² माइनस 12n इक्वल टू am प्लस bn माइनस 4, तो a³ प्लस b³ की वैल्यू क्या होगी भाई, खतरनाक। कैसे होगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, मैं स्टेटमेंट लिख दूं, दिस इज 4m² प्लस में 10mn माइनस में 8m प्लस में 9n² माइनस में 12n इक्वल टू am प्लस में bn
और ए एम प्लस बी एन माइनस के 4। ठीक है, ये दे रखा है और आपसे ए क्यूब बी क्यूब पूछ रहे हैं। तो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप देखो, इसको मत देखो, उसको देखो। ठीक है, इसको देखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अब इसमें क्या करते हैं, मेरे को ये चीज 2 बार दिखाई दे रही है प्लस में कि ए एम प्लस बी एन, ए एम प्लस बी एन और माइनस के 4, ये चीज मुझे 2 बार दिखाई दे रही है। तो मैं एक काम करता हूं, इस वाले को ऐसे लिख लेता हूं। बोला जी ऐसे करने से क्या होगा? ऐसे करने से ये होगा कि इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे। हालांकि वैसे के तो सारे से ही करनी थी, लेकिन अब ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से मल्टीप्लाई होगा। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो तुम मुझे बताओ, दोनों सेम चीज है तो ए एम प्लस बी एन का होल स्क्वायर नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। माइनस में 4 इंटू ए एम प्लस में बी एन बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई जो है वो आसान हो जाएगी। नहीं तो एक को उठाते सारे से मल्टीप्लाई, दूसरे को उठाते सारे से मल्टीप्लाई। किसी के मन में बोला जी ऐसे क्यों कर दिया? ठीक है, आप कर सकते थे पर ये थोड़ा सा ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूं। आप एक को उठा के सारे से मल्टीप्लाई, दूसरे को उठा के सारे से मल्टीप्लाई, ऐसे भी करके देख ले। ठीक है, तो अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर एन स्क्वायर, प्लस में 2ab, तो 2ab तो ए एम बी एन, ये तो ये पूरा है, बी ये पूरा है। ठीक है, माइनस में 4 इंटू ए एम 4 ए एम, माइनस 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 4 इंटू बी एन। ठीक है भाई, बात आई समझ में? और किसी को मेरी बात अच्छी नहीं लगी हो, कोई बात नहीं यार, टेंशन नहीं लेने का। ए एम उठाओ, ए एम ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए एम इंटू बी एन ए एम बी एन, ये इकट्ठे कर दिए ना आप। फिर ए एम इंटू -4 तो -4 ए एम। ठीक है भाई, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, देखो यही आएगा। फिर सिमिलरली इसको उठा के इसके साथ करेंगे ए एम बी एन, तो एक बार पहले आया था, एक बार ये आया, तो 2 बार ये बन जाएगा। इसमें बस इकट्ठा लिखा गया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये बनेगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये बनेगी। ठीक है भाई लोगों, किसी को इसमें दिक्कत तो बोला जी हमें कैसे पता लगेगा? तो ऐसे पता लगेगा, सीधी कर देना मल्टीप्लाई उठा के। अब इतना करने के बाद अब आपको बता दूं, इधर भी एम स्क्वायर वाला दिख रहा है, इधर भी एम स्क्वायर वाला दिख रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में कंपेयर हो जाएंगे। तो कंपेयर हो जाएंगे तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर की जगह क्या आ गया 4, ए स्क्वायर की जगह 4 आ गया, तो यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी? +-2। ए की वैल्यू +-2। अब बोला ये कैसे लिख दिया? अरे भाई -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा। ठीक है, तो इसलिए +-2 लिखा जाता है, यानी कि वो प्लस में ही पॉसिबल है, वो माइनस में ही पॉसिबल। सिमिलरली यहाँ बी स्क्वायर एन स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है एन स्क्वायर वाला, तो यानी कि इसको कंपेयर करूंगा मैं इससे, तो यहाँ से एन स्क्वायर से एन स्क्वायर क्या हुआ? बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 9 के बराबर। और यहाँ से बी इक्वल टू क्या हो गया? +-। तो भाई लोगों ए भी पता लग गया, बी भी पता लग गया। आप रख के देखना चाहें तो रख के देख लो। मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं ए को कहाँ गया? इसमें दिखा रहा ना, हाँ ये रहा। अगर मैं ए को प्लस का 2 ले लूं, अगर मैं ए को 2 ले लूं और बी को 3 ले लूं, तो देखो यहाँ पे ए को 2 रखो तो 4 दूनी 8 एम बनेगा माइनस के, और यहाँ पे बी को 3 रखो तो माइनस के 12 एम बनेंगे। देखो माइनस के 8 एम माइनस के 12 एम लिखे हुए कि नहीं लिखे हुए? ठीक है, लिखे हुए ना। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमें इस तरह से कंपेयर करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से ए बी प्लस का 2 और बी प्लस का 3 सेटिस्फाई कर रहा है इनके हिसाब से, ये मैंने करवा के भी दिखाया। ठीक है ना, ये वाले। तो यहाँ ए और बी मिल गया, तो आपसे पूछ रहा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए की वैल्यू 2 लेनी है, 2 का क्यूब, प्लस में बी की वैल्यू 3 लेनी है, 3 का क्यूब। और ध्यान दीजिएगा माइनस वाली क्यों नहीं ली, क्योंकि जो आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं, आंसर भी अगर आप देखेंगे तो आंसर प्लस में लिखे, माइनस में तो लिखे ही नहीं हुए, इसलिए प्लस वाली वैल्यू को ले लिए। तो 2 का क्यूब यानी कि 2 की 3 बार मल्टीप्लाई 8 होगा, 3 की 3 बार मल्टीप्लाई 27 होगा, 27 8 35 होगा, यही इसका जवाब है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ ना, थोड़ा सा खुफिया सा क्वेश्चन है ना, पता लगा कैसे कैसे करना है, इसको कंपेयर करना था इस तरीके से। क्लियर है बात, आगे समझ में? चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। लो फिर से हमारे बच्चे कहते हैं ना, बोला ऐसे क्यों कर दिया, सीधा क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? तो बता दिया भाई, सीधा भी कर सकते हो आप मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, चलो इसको पहले बड़ा कर दिया जाए। चल भाई ये लो, अब पढ़ा जाएगा पूरा। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रमेय के संदर्भ में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ मैथमेटिकल थ्योरम? ये कुछ निश्चित गणितीय तथ्यों के बारे में सत्यता के सामान्यीकृत कथन है। These are generalized statement of truth about certain mathematical fact। बिल्कुल सही है ये बात, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। इन्हें गणितीय रूप से सिद्ध किया जा सकता है। They can be proved mathematically। आपको पता ही है थ्योरम जो होती है उन्हें हम प्रूव ही करते हैं, ठीक है, ये तो कर सकते हैं। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका होता है। There is only one way to prove any theorem। ये बात गलत है। थ्योरम को जरूरी नहीं है एक ही तरीके से सिद्ध किया जा सके, उसको दूसरे तरीके से भी सिद्ध किया जा सकता है। तो आंसर जो बनेगा वो थर्ड बनेगा। तो ये सही नहीं है, केवल एक ही तरीका नहीं है, एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो और लास्ट ऑप्शन है अप्रमाणित प्रमेयों को अनुमान कहते हैं। अनप्रूव्ड थ्योरम्स आर कॉल्ड कॉन्जेक्चर्स। ठीक है, थर्ड आंसर कर लेना, ठीक है, क्योंकि कई सारे तरीके होते हैं प्रूव करने के। चलो अगले क्वेश्चन पे, अगला फिर ऐसा ही आ गया, सुन लो भाई इसको भी। गणितीय अध्यापन का कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट पेडागोजिकल वे टू टीच मैथमेटिक्स? अब पोज करके खुद ही करके देखो, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही तुम्हारा आंसर देखना ठीक मिलेगा। केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ाना। फाइंड द वीकनेस एंड टीच ओनली दोज पार्ट्स। ये तो बात गलत हो जाएगी ना, जो चीज सिखाने की होगी इसका मतलब वो तो सिखाई नहीं जाएगी। बोला बच्चा कमजोर है, काहे के लिए सिखाए? गलत है ना ये बात, तो है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। मोटिवेट द लर्नर्स टू डेवलप देयर एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी। ये बात सही है। अरे कोई बच्चा वीक है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको बस ले भाई तू पास पास होगा, छोड़ दे इसको मुश्किल वाली चीज। नहीं, उसको दिखाओ, नहीं बेटे तू कर सकता है, क्या मुश्किल है। मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं, मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि आपके दिमाग में भेजे में घुसाना, चाहे जैसे मर्जी घुसाओ, चाहे मैं कोई प्रैक्टिकल दिखा के बताऊं, चाहे मैं कोई एग्जाम्पल रियल लाइफ का देके बताऊं, आपके माइंड में घुसाना है ना चीजों को। तो आपकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है कि नहीं बेटे आप कर सकते हो, मुश्किल नहीं है, देखो ऐसे ऐसे होगा, है ना। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर, सबसे अच्छा तरीका यही है। दूसरा क्या है, केवल गैप्स, थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना चाहिए। फाइंड द गैप्स एंड एड्रेस देम, एड्रेस ओनली देम। भाई ये तो बात ठीक नहीं है। हर शिक्षार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना। टीच एवरी स्टूडेंट विद द सेम मेथड, ऐसे लिखा होगा, विद द सेम अप्रोच। यार ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा ऐसे समझ रहा है तो दूसरा भी ऐसे समझ जाएगा, नहीं ना। हर किसी का जो समझने का वे है वो अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि आपने जिसको ऐसे समझाया सभी बच्चों को उसी तरीके से समझ में आ जाए। आपको हो सकता है एक से ज्यादा एग्जाम्पल भी देने पड़े, ठीक है। तो ये लास्ट वाला भी जो है वो सही नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो जस्टिफाई कर रहा है इस आंसर को, ठीक है, सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई छोटा कर ले पहले इसको। जगह बच जाएगी ना। चलो भाई, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति चैप्टर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का आयतन क्या होगा? The perimeter of the base of a right circular cylinder is 44 centimeter and its height is 8 centimeter. Then volume of the cylinder is। लो भाई लोगों, सिलेंडर आ गया हमारे पास, ठीक है। बोलेगा ये क्या, तो डंडा सा दिख रहा है, ऐसे देखो ऐसे, ठीक है, आप अच्छी दिख रही है। तो इसका बेस कैसा दिखाई दे रहा है? अगर आपको दिखाई दे इसका बेस आपको कैसा दिखाई दे रहा है? एक सर्कल की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, दिख रहा है एक सर्कल की फॉर्म में, ठीक है। तो ये लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है। इसके आधार, आधार कैसे? इसका एक गोल है, सर्कल है। आधार का परिमाप, परिमाप क्या होता है? इसकी बाउंड्री, ठीक है, जो कि अभी मैंने बताई थी। सर्कल की बाउंड्री क्या होती है? 2 पाई आर। ये आपको 44 दे रहा है भाई, कह रहे हैं कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप 44 सेंटीमीटर, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू 44 है। तो मुझे बताओ 2 से 1 घटा 22 पे, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, इंटू में आर बराबर है 22, 22 से उड़ा 22। रेडियस की वैल्यू क्या आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ गई, रेडियस मिल गया मुझे 7, ठीक है। अब कह रहे हैं इसकी हाइट 8 है, यानी कि ये हाइट कौन सी है? यहां से लेके यहां तक ये हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है भाई? बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू अभी निकाल ली, और हाइट 8 दे ही रखी है, 7 से 7 कटा
2 सत्ते 14, 4 अट्ठे 32, लास्ट में 2 आएगा भाई। किसी ऑप्शन में लास्ट में 2 दिखाई दे रहा है? बोला जी हाँ दिख रहा है, सब में दिख रहा है सब में है भाई, मल्टीप्लाई कर लो, क्या दिक्कत होगी। 8 सत्ते 56, 56 गुना 22, 56 गुना 22, 2 छिके 12, 2 पंजे 10 और 11, 112 आएगा। 2 3 2 1232, 1232 दिख रहा है? बोला जी हाँ अब दिख रहा है, ऑप्शन सेकंड में। ठीक है, तो ये तरीका था, ये क्वेश्चन करने का तरीका था। ये वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्यों होता है पाई आर स्क्वायर एच? क्योंकि ये है इसकी हाइट, और ये सर्कल के ऊपर सर्कल 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 जैसे रखते चलेंगे तो इस तरह का बनेगा। एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमने एच हाइट तक के रखे हैं इसलिए पाई आर स्क्वायर एच, ये बनेगा इसका फॉर्मूला। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8वीं कक्षा का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, 8th क्लास 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। 8वीं 9वीं का मैथ पूछा हुआ है, वैसे 10वीं का भी पूछा था। माना y इक्वल टू 597 गुना 10 की पावर 22 जमा 73.5 गुना 10 की पावर 21, जब y को मानक रूप कैसा होता है जिसमें एक डिजिट के बाद दशमलव लगाया जाता है, 6.0435 इंटू 10 की पावर n में व्यक्त किया जाए तो n का मान क्या होगा। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेना एक बार, मैं लिख देता हूं। y जो है दिस इज इक्वल टू 597 इंटू में 10 की पावर 22 प्लस में 73.5 इंटू में 10 की पावर 21। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इसको मानक रूप में लिखा हुआ। अभी ये मानक रूप जो लिखा हुआ ना यहाँ पे, मैं इसको लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं। देखो पहली बात तो क्या इन दोनों के अंदर आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? सबसे पहले तो ये बताओ, ये देख लेना गलत ना लिखो। 597 10 की पावर 22, 73.5 10 की पावर 21, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 10 22 बार है, यहाँ 10 21 बार है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके लिखूं, 10 की पावर 21 गुणा 10 की पावर 1, 22 बार था ना यहाँ पे। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आपको बच्चे कहेगा बोला जी ऐसे क्यों लिख दिया? अरे ऐसे इसलिए लिख दिया ताकि तुम्हें कॉमन चीज दिखाई दे जाए। तो मुझे बताओ, रूल मैंने समझाया, बेस से मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, यानी कि 10 21 बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो टोटल कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 22 बार। ठीक है, तो मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि मैं कहूं कि ये जो चीज है ये यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रही है, यानी कि 10 की पावर 21 जो है हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो 10 की पावर 21 कॉमन ले लिए, बाहर आ गया। इधर क्या बचा? 597, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5970। इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए वैसे। अरे तुम मुझे एक बार बताओ भाई, 597 इंटू 10 कितना बनेगा? 5970 बनेगा। और ये 73.52 एज इट इज है भाई, इसको नहीं छेड़ना हमने। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर 21 आ चुका है, और ये भाई साहब इसके साथ ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेंगे? 0.5 तो बाद में रहेगा एज इट इज, 3 जीरो ऐड होंगे, 3 आएगा, 3 में 0 ऐड करेंगे 3 ही बनेगा। 7 और 7 14 का 4, 1 हासिल 9 और 1 10, ये बन गया 6043.5। और ध्यान दो यही लिखा हुआ यहाँ पे 60435, ये लिखा है ना, यही नंबर तो लिखे वहां पर, लेकिन गड़बड़ क्या है? ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं लगा हुआ है, 6 के बाद लगा हुआ है। यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो ध्यान रखना। अब इस पॉइंट को मुझे इधर खिसकाना है, तो एक बार डिटेल से लिख के दिखाता हूं, ध्यान देना, ये डिटेल से लिख के दिखा रहा हूं ताकि आप चीजों को समझो। ठीक है, तो अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं अगर इस पॉइंट को हटा के नीचे लगा दूं 10, कोई दिक्कत किसी भाई को? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया, हालांकि मैं सीधा आंसर बता देता अभी तक, लेकिन मुझे सिखाना है। आपने करना क्या है? 1 2 3 4, यानी कि 3 इसमें ऐड कर देंगे तो 24 बन जाएगा, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, लेकिन समझो, डिटेल से समझो। पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 लगा दिया। अब मुझे पॉइंट कहां चाहिए? यहां चाहिए। और यहां पॉइंट जब लग सकता है जब इसमें नीचे में 1 2 3 4 जीरो होंगी, तब जाके पॉइंट यहां लगेगा। अब बोला 4 जीरो कहां से पैदा कर दें? तो 4 जीरो पैदा होंगी ना, हम करेंगे उनको पैदा। कैसे करेंगे? हम 1 2 3, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे मल्टीप्लाई। बोला चाहिए तो 4, 3 से काहे के लिए? एक तो पहले से रखी है ना इस पॉइंट के नाम की, तो एक पहले से रखी थी, अब 3 ये और 1 ये, कितनी होगी? 4। और नीचे 4 जीरो का मतलब राइट से 1 2 3 4 छोड़ के बिंदी चिपका दो, यही है नीचे से मतलब। समझाता हूं, मुझे बताओ 23 बटे में 10 का मतलब क्या है? 2.3। अरे ये तो बच्चा जानता है कि जितनी जीरो है राइट से उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट चिपका दो, यही तो है मतलब इसका।
अगर लिखा होता 23 बटे में 100 तो इसका मतलब 0.23। भाई 2 जीरो राइट से 2 पोजीशन छोड़ के पॉइंट चिपका दो, यही तो मतलब है ना, ये मतलब। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो मुझे पॉइंट यहां से उठा के यहां लेके आना था। कहां लेके आना था? यहां से यहां। इसको लाने के लिए मुझे नीचे में 1 2 3 4 जीरो चाहिए थी। एक तो मेरे पास थी, 3 मैंने अपने पास से पैदा कर दी, टोटल हो गई 4। अब ये 4 जीरो मेरे को क्या दे देंगे? 6.0435। क्यों भाई, ये बात आई समझ में? नीचे वाली जो जीरो है ये 4, ये क्या देंगी? यही देंगी ना। अभी तो बताया, समझाया। अगर मैं तुम्हें लिख के दूं 60435 अपोन में 1 2 3 4, इसका आंसर बताओ क्या लिखोगे? तुम कहोगे सर जी 6.0435, ये लिखेंगे सर जी? लिखेंगे ना। तो बस मैंने इनको इसके साथ लगा के ये लिख दिया ना। अब इसको क्या लिखूं भाई? इसको लिखूंगा 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर 21 तो पहले से ही थे, ये तो एज इट इज है। ये भाई साहब बच गए ना एक्स्ट्रा, इसको लिखा 10 की पावर 3। और ध्यान दो, बेस से मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो 6.0435 इंटू 10 की पावर 21 और 3 24 है। 21 और 3 24, 23 लिख देना 24। तो n की वैल्यू पूछ रहा था, तो ये भाई साहब n है आपकी। तो आंसर कितना बनेगा? 24 बन जाएगा। तो 24 दिख रहा है? कहीं दिख ही नहीं रहा। बोला है ही नहीं, ये रहा ऑप्शन 3 में। तो पेपर में इतनी कहानी नहीं करनी यार, इतनी कहानियां करोगे तो तुम लगे रहोगे। बस एक बात याद रखना है मेरी। क्या बात याद रखना? यहां पे अब मैं इस क्वेश्चन को है ना यहां से एक बार दिख रहा हूं, ताकि आप लोगों के दिमाग में जो बात है, जो मैं समझाना चाहता हूं, वो सीधी सीधी आ जाए। देखो ये सारा डिटेल में समझा चुका हूं, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में हो सकता है कि ये समझ में ना आए। ध्यान रखना, जब भी मुझे पॉइंट इधर से इधर खिसकाना हो तो मुझे क्या करना है? पावर में ऐड करना है। राइट से मुझे लेफ्ट की तरफ इस साइड आऊंगा तो मुझे क्या करना है? ऐड करना है। मुझे बताओ कितने? ये पॉइंट यहां से इधर लाना है, तो 1 2 3, 3 पॉइंट छोड़ के इधर लाना है, तो 3 इसमें ऐड कर दो, तो ये 24 बन जाएगा। और जब ये पॉइंट उधर जाएगा तो फिर ये माइनस करना है। तब क्या करोगे? माइनस। अब बोलेगे जी उधर कैसे जाता है? अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता 0.000000235, और मैं कह दूं कि इसको ना यहां से उठा के यहां पे चिपका दो, तो 1 2 3 4 5 पोजीशन जाएगा। 1 2 3 4 5, इसके बाद जाएगा ना तो 5 पोजीशन। तो इसको उधर लिखूंगा तो ध्यान दो, इसको मैं क्या लिखूंगा? दिस इज 2.35 इंटू 10 की पावर -5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म कि एक डिजिट के बाद यहां पे आपका पॉइंट होना चाहिए, और वो डिजिट जीरो को काउंट नहीं करना, वो कोई एक नंबर होना चाहिए। अब कोई बच्चा बोलेगा, बोला यार कैसे हो गया यार, अब पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी यार, छोड़ दो, इसलिए इतनी बात समझ लो बस। यार लंबा हो जाएगा, पहली क्लास लंबी चलेगी ये। ठीक है, बात आ रही है समझ में? जब उधर जाओगे, पॉइंट को उधर राइट में खिसकाओगे तो माइनस करना है, पॉइंट को लेफ्ट में खिसकाओगे तो पावर में ऐड करना है। बस जितनी पोजीशन इधर खिसकाओगे उतना ऐड, जितनी उधर खिसकाओगे उतना माइनस। याद रहेगी? चलो, आ गया होगा समझ में। अगला लगा दें क्या क्वेश्चन? तो अगला लो। यदि एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 12 और 2x क्यूब माइनस ए एक्स माइनस 9 का एचसीएफ एक्स माइनस ए है, तो ए का मान क्या होगा? इफ एक्स माइनस ए इज द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, देन वैल्यू ऑफ ए इज। ध्यान दो, मैंने पहले ही बताया था कि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो सबसे बड़ा नंबर जिससे हमारे नंबर पूरे पूरे डिवाइड होंगे, वही होता है एचसीएफ। ठीक है, जैसे कोई तुमसे कहते हैं कि भाई 6 और 10 का एचसीएफ, इनका एचसीएफ बताओ, तो वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर देगा वही एचसीएफ होगा। तो तुमने कहा 2, दो देखो 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 10 को भी डिवाइड कर रहा है। क्या 2 से बड़ा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे? कोई नहीं है। तो इसका मतलब यही आपका एचसीएफ है। ये है डेफिनेशन एचसीएफ की। कैसे निकालते हैं? ऐसे लिख लिख के निकालते हैं, तरीके तो बहुत होते हैं। एक ऐसा नंबर जिससे दोनों कटे, 2 3 6 2 5 10। क्या कोई ऐसा नंबर जिससे दोनों कटे? नहीं है। तो फिर यही एचसीएफ है। जब तक ये जितने नंबर यहां लिखे जब तक कटते रहेंगे उस नंबर से, वो सारे एचसीएफ मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे। और एग्जांपल से समझा देता हूं। मैंने लिखा 10 40 35, 5 से 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35। ये एक काम और करते हैं,
60 लिख देते हैं, ठीक है। 5 से सारे कट रहे थे, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 5 से 12 पे कटे। क्या फर्दर कट रहे हैं? बिल्कुल 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 छक्के 8, 2 छिक्के 12। क्या फर्दर सारे कट रहे हैं? नहीं, अब नहीं कट रहे, क्योंकि ये सारे कटने चाहिए थे, ठीक है, एक से ही कट रहे हैं सारे। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, यही आपका HCF, ठीक है। HCF समझ में आया? यानी कि HCF वो सबसे बड़ा नंबर हुआ जिससे हमारा नंबर पूरा पूरा कटेगा। क्या इतनी बात भेजे में आई? देखो क्वेश्चन लिखने का नहीं, ये करने का है ही नहीं, करना ही नहीं है। तो वो सबसे बड़ा नंबर जिससे हमारा नंबर पूरा पूरा कटेगा वही होता है HCF। इतनी बात समझ में? पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारा नंबर पूरा कटेगा तो शेष 0 बचेगा। ध्यान दो, अगर हमारा नंबर पूरा पूरा कट गया तो शेष कितना बचा? 0। मुझे बताओ 12 को अगर मैं काट दूं 4 से, तो 4 की 12, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर तो 0 बचा। तो अगर मैं कह दूं कि ये HCF है, ध्यान से सुनना, ये HCF है, तो इससे ये नंबर पूरा कटेगा और इससे ये भी पूरा कटेगा। HCF है तभी तो पूरा पूरा कटेगा ना। ये कह रहा है कि इन दोनों का HCF ये है, तो एक ही वैल्यू क्या होगी। तो इनसे अगर ये पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब शेष कितना आएगा? 0 आएगा। तो शेष कैसे निकालते हैं? जब ऐसी पोलिनोमियल की बात आ जाए, बहुपद की बात आ जाए तो उस सिचुएशन में शेष कैसे निकलता है? आपने जिससे डिवाइड करना उसको 0 पुट करो, वहां से x की वैल्यू निकाल लो। तो x बराबर है 1 है। ये जो x की वैल्यू होती है इसे इस इक्वेशन में रखते हैं। ये कौन सी है? एक्स स्क्वायर प्लस में x और माइनस के 12। इसमें x की वैल्यू को a रख दो, जिससे ये 0 आ जाए, वही आंसर होगा। x की वैल्यू a रखनी है, a क्या है वही मुझे निकालना है। मैं निकालूंगा नहीं, मैं ऑप्शन से उठा लूंगा सारे। इन्हीं में से तो a होगा, या तो ये a होगा, या ये a होगा, या ये होगा, या ये होगा। इन्हीं में से तो कोई a होगा, ठीक है। और जैसे ही मैं उसको यहां पे चिपकाऊंगा ये 0 आना चाहिए, बस वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये शेष निकालने का तरीका। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इसको इससे डिवाइड करने पे शेष क्या होगा, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, जो भी x की वैल्यू आ जाए उसको इसमें चिपका दो, ठीक है। बात आई समझ में? उस तरीके से आपका शेष निकलता है। ये तरीका है क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो यहां पे अब x की वैल्यू a लेनी है मुझे, और a क्या है इन ऑप्शंस में? तो पहले ऑप्शन में a को हम ले लेते हैं 3। पहला ऑप्शन 3 करें तो 3 रखो, 3 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12, 12 माइनस 12 कितना आ गया? 0। अरे भाई सही हो गया, तो इसमें आ गया, इसमें भी आएगा कि नहीं? 2x क्यूब माइनस के ax और माइनस के 9। देखो क्या इसमें रख के भी 0 आएगा? देखो x को 3 रखूंगा तो 2 इंटू में 3 का क्यूब माइनस में 3x माइनस में 9, 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54, माइनस में 3 तिया 9 माइनस 9। तो स्क्वायर है यार, क्यूब थोड़ी है, स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, माइनस 3 तिया 9 माइनस में 9, 18 में से 18 गए 0 आ गया। ये आंसर है, खत्म हो गया क्वेश्चन, आगे करना ही फर्स्ट ऑप्शन। तो ध्यान रखना भाई, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो a का, अब ये HCF है तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ये 0 क्यों रखा इक्वल, ये बता रहा हूं मैं कि अगर ये इसका HCF है तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर निकालने का तरीका होता है ये, इसको 0 रख दो, x की वैल्यू निकाल दो, इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो a जो है ऑप्शन से मैंने उठा लिया, x की वैल्यू 3 मैंने ऑप्शन से उठाई, यहाँ पे पुट करी, ये 0 आ गया, सही है। इसमें रखी 0 आ गया, सही है, ठीक है। तो ये तरीका था a की वैल्यू को फटाफट निकालने का। नहीं तो फिर भाई क्या बताऊं, अगला देख लो। भुजाओं 24, 25 और 7 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ साइड 24, 25, 7 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर देन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। देखो एक त्रिभुज है, इसकी जो साइड है 7, 24, 25, इसका जो एरिया है वो एक आयत के एरिया के बराबर है। इस आयत का तो इस आयत की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। ब्रेड्थ मालूम नहीं, जब तक ये मालूम नहीं तब तक परिमाप मालूम नहीं, ठीक है। तो इन दोनों के एरिया बराबर है,
इसका एरिया क्या होगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है, ये चौड़ाई भी लिख लेते हैं। इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोला जी ये कैसे आ गया, आपको बता दे भाई 7, 24, 25 एक तिर्यक बनाते हैं। तिर्यक मतलब ट्रिपलेट बनाते हैं। ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, 7 का स्क्वायर जमा 24 का स्क्वायर बराबर है 25 का स्क्वायर। ये दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर का टोटल बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम होगी सेटिस्फाई। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 26 का 25 का 625, कर लो 9 6 15, 7 4 11 12 625। आ गया कि नहीं आ गया। तो ये होते हैं ट्रिपलेट, बताऊंगा कभी किसी दिन क्लास में कि ट्रिपलेट क्या होते हैं। तो ये अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये किस में होते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें समकोण त्रिभुज का, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, समकोण त्रिभुज का एरिया निकलता है हाफ इंटू आधार गुणा में ऊंचाई। अब बोला जी आधार ऊंचाई हमें क्या पता लगेगा, भाई सबसे बड़ी साइड छोड़ देना, उनको छोड़ के जो दो छोटी साइड होंगी वही आपका आधार और ऊंचाई होगी। क्योंकि समकोण त्रिभुज के अंदर आप खुद ही देखो ये समकोण त्रिभुज है, तो सबसे बड़ी साइड क्या होगी, 90 के सामने वाली सबसे बड़ी साइड 90 के, वो तो हाइपोटेन्यूज होती है ना, ठीक है। तो सबसे बड़ी साइड को छोड़ देना, इस तरह से निकलेगा। तो 2 से कटेगा 12 पे, 7 से कटेगा 2 पे, 2 से कटेगा 6 पे, चौड़ाई आ गई 6 सेंटीमीटर। पी की वैल्यू निकल गई हमें, पी की वैल्यू पता लग गई तो इसका मतलब ये जो है ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 तो फिर ये भी 6, ये 14 तो ये भी 14। तो बोल रहे इसका परिमाप कितना होगा, तो परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग, 14 जमा 6 जमा 14 जमा 6, तो 14 और 6 20, 20 और 20 40, तो 40 आ गया इसका आंसर। 40 सेंटीमीटर ये है पेरीमीटर ट्रायंगल का, और 40 सेंटीमीटर लिखा है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। क्लियर है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। गिर गया, ठीक है, आगे समझ में क्लियर। तो इस तरीके से आपने करना था ये। देखो भाई मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के समझ में आ जाए, फिर भी कहीं कोई दिक्कत रही है तो बताना भाई मेरे को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक्सियोम, एक्सियोम कहाँ है, 9th क्लास के अंदर है आपका। एक बार बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को पहले, आप पढ़ो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। एक्सियोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उचित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एन एक्सियोम। मैंने पहले से भी बताया था इसके बारे में कि अभिग्रहित कथन बीजीय सर्व समीकरणों से संबंधित कथन होते हैं। दीज आर स्टेटमेंट अबाउट अलजेब्राइक आइडेंटिटी, ऐसा कुछ नहीं है कि आइडेंटिटी से रिलेटेड ही होते हैं ये। अभिग्रहित गणित के ऐसे तथ्य होते हैं जो सिद्ध या असिद्ध नहीं किए जा सकते। दीज आर मैथमेटिकल ट्रूथ विच कैन नॉट बी प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड। ये बिल्कुल सही है। देखो इस बात को साबित करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये जो है ये पहले से ही सच होते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने ये लिख दिया 15 बराबर है 15, कोई दिक्कत है इसमें क्या, 15 15 के बराबर नहीं, नीचे लिखता हूं। मुझे बताओ क्या 15 15 के बराबर है। अगर मैं इसमें भी 2 जोड़ दूं, इसमें भी 2 जोड़ दूं, तो क्या ये बराबर नहीं होंगे। सेम वैल्यू अगर ऐड करूंगा तो ये फिर भी सही होंगे, सेम दोनों में से माइनस करूंगा ये तब भी सही होंगे। तो एक्सियोम जो होते हैं उन्हें आपको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, याद रखना। अगर डिटेल में पढ़ना है तो 9th क्लास में ये दिया है टॉपिक, ठीक है। उसमें टॉपिक का नाम तो है क्या है, हाँ यूक्लिड थ्योरम, यूक्लिड थ्योरम एंड पोस्टुलेट, ठीक है। वो एक चैप्टर है 9th क्लास के अंदर, वहां पे इसके बारे में एक्सियोम के बारे में बताया है कि ये पहले से बताए हुए सच होते हैं जिसको आपको प्रूव नहीं करना होता, ठीक है। इनको सिद्ध या सिद्ध नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आंसर है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं अभिग्रहित साध्य हैं जो प्रमेय के समान होते हैं। दीज आर प्रोपोजिशन सिमिलर टू थ्योरम, नहीं ऐसा नहीं है। और अभिग्रहित केवल परिभाषा होती हैं, दीज आर ओनली डेफिनेशन, तो ऐसा भी नहीं है। हाँ ध्यान रखना ये ऐसे सत्य होते हैं जिनका इस्तेमाल हम ज्योमेट्री में नहीं करते, जबकि थ्योरम जो है ज्योमेट्री को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है।
उनका यूज जो होता है वो ज्योमेट्री के अंदर किया जाता है, जबकि इनका प्रयोग ज्योमेट्री के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, तो ये एक्सियोम के बारे में ना याद रखना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ए और बी की आय 3:2 के अनुपात में है और उनका व्यय 5:3 के अनुपात में है, तो प्रत्येक अगर 2500 रुपए की बचत करते हैं तो बी का खर्च कितना होगा। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 5:3। इफ ईच सेव ₹2500 देन द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज। बी का एक्सपेंडिचर आपने बताना है। ठीक है, बी का एक्सपेंडिचर और बी का जो खर्च है, खर्च बताना है ना, एक्सपेंडिचर ऑफ बी। बी का एक्सपेंडिचर है 3 और 3 से कौन सी ऑप्शन कट रही है, सेकंड ऑप्शन। ये आंसर है भाई, खत्म हो गया क्वेश्चन। सिर्फ एक यही ऑप्शन जो है वो 3 से कट रही है, ये इसका आंसर है 7500। अब तुम कहोगे बोला जी ऐसे कैसे है, दिखा देते हैं, समझा देते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 3:2। ये क्या है, ए और बी की आय, ठीक है, आय इनकम। ठीक है भाई, ए और बी की इनकम, तो इनके व्यय, इनका खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर, इसका रेशियो कितना दे रखा है, 5:3। ठीक है भाई, और इनकी सेविंग दे रखी है, बचत दे रखी है, सेविंग। सेविंग जो दे रखी है वो कितनी है, दोनों प्रत्येक 2500 बचा रहे, यही 2500 बचा रहे, यही 2500 बचा रहे। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कि बी का खर्चा कितना होगा, तो बी का खर्चा यानी कि इस 3 रेशियो की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, और 3 रेशियो की जो भी वैल्यू होगी वो 3 से कटेगी। ठीक है, और 3 से इन चारों ऑप्शन में से बस एक ही ऑप्शन कट रही है, सेकंड। 7 और 5 12, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा वो संख्या भी 3 से कटेगी। तो इसमें तो 8 है, 8 और 5 13 टोटल, इसका 7 है, इसका 12, तो ऑप्शन सेकंड आंसर है। मैं थोड़ा सा डिटेल भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा ट्रिकी मेथड से। कैसे, तो मुझे बताओ ये बंदा, ये एक ही बात करते हैं, 3 रुपए कमा के 5 खर्चा कर रहा है। पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है, कोई बंदा 3 कमा के 5 खर्चा कैसे करेगा। ये 2 कमा के 3 खर्चा कर रहे हैं, यानी कि खर्चा ज्यादा कैसे करेगा, तो कमाई कम है। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे, आप देखो इस रेशियो में कितना गैप है, 2 का, इस रेशियो में कितना गैप है, 1 का। इस रेशियो का गैप तो होगा नीचे मल्टीप्लाई, 3 और 2 का गैप 1, नीचे मल्टीप्लाई। इसका गैप कितना है, 2 का, इसका होगा ऊपर मल्टीप्लाई। 5 और 3 में 2 का गैप है, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 लिख दिया। 1 पंजे 5, 1 तिया 3, ये एज इट इज। ठीक है, अब मैं अगर आपको दिखाऊं फिर से कि ये बंदा 6 रुपए कमा रहा है और 5 खर्चा कर रहा है, तो इसने कितने बचाए होंगे, 1। ये 4 कमा के 3 खर्चा कर रहा है, इसने कितने बचाए होंगे, 1। ध्यान दो, बात आ रही है समझ में मैं जो बताना चाह रहा हूं। ये 6 कमा के 5 खर्चा कर रहा है, बचाया कितना, 1। इसने भी 4 कमा के 3 खर्चा कर दिया, बचाया कितना, 1। दोनों की सेविंग क्या है, सेम है, यानी कि ये भी 1 रुपया बचा रहा है, ये भी 1 बचा रहा है। ध्यान दो, वो बोल रहा है ये भी 2500 बचा रहा है, ये भी 2500 बचा रहा है, यानी कि ये एक जो है क्वेश्चन में 2500 के बराबर है। तो एक अगर 2500 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, 25 7500 के बराबर। बोला जी 3 की क्यों निकाली, अरे पूछा बी का खर्चा है, तो बी का खर्चा यानी कि 3 रेशियो की वैल्यू पूछ रहे, तो आंसर कितना बनेगा, 7500। हाँ, अगर पूछता बी की इनकम बता दो, तो फिर एक 2500 के बराबर, तो 4 25 के 100 10,000 के बराबर। इसकी पूछे तो 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका पूछे तो 5 से मल्टीप्लाई। तो ये कोरोस्पॉन्डिंग रेशियोज को कंपेयर किया हमने, रेशियो का क्वेश्चन था। ठीक है, उससे हमने इसको निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो देखो आपको अब लगेगा ये तो यार टाइम ज्यादा लगेगा, क्या टाइम लगना था, क्वेश्चन फटाक से हो गया, हमने सोल्व भी नहीं किया, आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का मान क्या होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल। इफ द प्रॉफिट इज 25% देन वैल्यू ऑफ x इज। अब जैसा जैसा वो बोल रहा है वैसा वैसा लिख दो। कह रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 का CP इक्वल टू x वस्तुओं के विक्रय के, x के SP के बराबर है। ठीक है, तो अब आपको मैं समझा दूं ये क्वेश्चन, एक काम करते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य
15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझना एक बार इसको, वो समझ में आ जाएगा फिर। तो यहां से लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, मैंने पूछा लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को इसको कैसे करता कि 20 का सीपी 15 के एसपी के बराबर, यहां से सीपी इधर से आ गया एसपी, ये 15 इधर ही है, ये भाई साहब नीचे चले गए, ये सीपी था, एसपी डिवाइड में आ गया, 15 यही था, ये 20 डिवाइड में चला गया। अब काटूंगा तो 5 × 15 5 × 20। ठीक है, इसका मतलब 3 रुपए का सामान खरीदा था और 4 रुपए का बेच दिया। कितने का खरीदा था, 3 का खरीदा था, 4 का बेच दिया, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। कितने पे, 3 पे। कितने परसेंट हुआ, इसके लिए गुणा में 100% करते हैं, तो ये प्रॉफिट का परसेंट। तो मुझे यहां से पता लग गया, पहली बात तो लाभ होगा। कितने परसेंट होता है, कैसे पता लगता है, 3 का सामान 4 का बेचा तो 1 रुपए की कमाई, कितने पर, सीपी पर, और कितने परसेंट, इनटू में 100%, तो ये प्रॉफिट परसेंट मुझे दे देगा। ठीक है, ये बात आई समझ में। इतना अगर समझ में आ गया तो इसी चीज को अब मैं अप्लाई कर रहा हूं क्वेश्चन पे कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से मैं ले लूंगा सीपी, यहां से ले लूंगा मैं एसपी, ये हो गया x, ये हो गया 20। इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि लाभ 25% है, तो लाभ 25% कब होगा, जब सीपी एसपी से छोटा होगा। अरे भाई, जब कम का सामान ज्यादा में बिकेगा तभी तो लाभ होगा ना। इसका मतलब x की वैल्यू 20 से कम होनी चाहिए, तो ये तो आंसर 20 से कम नहीं है, तो इसका मतलब आंसर 18, 15 और 16 में से ही है। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि जो खरीदने का रेट है बेचने के रेट से कम होगा तभी तो लाभ होगा ना। अगर मैं कोई सामान 80 का खरीद के लाता हूं और मैं उसको 100 रुपए का बेचता हूं, तभी तो मुझे लाभ हो रहा है। और मैं 80 का खरीद के अगर 60 का बेच दूंगा फिर तो मुझे लॉस हो गया। ठीक है, तो बात समझ में, यानी कि इससे कम, तो x की वैल्यू 20 से कम होनी चाहिए, तो 20 से कम 16, 15 या 18 में से एक आंसर होगा। अब x को 15 तो मैंने अभी करके दिखाया, 15 रखूंगा तो प्रॉफिट कितने परसेंट आएगा, फिर तो प्रॉफिट 33 से 1/3% आएगा, लेकिन प्रॉफिट आना चाहिए 25। तो आप जो x की वैल्यू है बाई ऑप्शन भी उठा सकते हैं। तो ऑप्शन से मैंने इसको 16 उठा लिया। अब बोलोगे तुम 16 ही क्यों उठाया, क्योंकि मुझे पता लग गया कि वहां 16 रखने से आंसर बनेगा। कैसे, मुझे बताओ, प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। 16 का सामान 20 में बिका तो कितना प्रॉफिट, 4 का, कितने पे, 16 पे, इनटू में 100%, तो 4 चौके 16, 4 से कटा 25 पे आ गया ना। इसका मतलब यही आंसर है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे, बोला सर जी आपने यहाँ 16 और 20 को काटा काहे के लिए। देखो, जिन बच्चों का मैथ वीक होता है ना, तो उनके मन में ऐसे ऐसे विचार पैदा होते हैं कि सर जी यहाँ तो आपने 5 दिए 15, 5 चौके 20 कर दिया था, तो फिर यहाँ पे काटा क्यों नहीं। तुम काट के भी देखोगे, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, अब भी आंसर वही आएगा। 4 का सामान 5 में बेचा तो कितना प्रॉफिट, 1 का, कितने पे, 4 पे, इनटू में 100, और 4 से 100 काटूंगा तो 25% आंसर आएगा। तो ये आप मन में लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज को कि 4 से डिवाइड होगा तब नीचे आएगा। ठीक है, फिर भी किसी को दिक्कत है तो 15 वाला मैंने कर दिया, 16 वाला भी कर दिया, 18 भी रख के यहाँ पे करके देख लेना, देखना क्या ये 25% आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो फिर आंसर गलत है, तो फिर दूसरे ऑप्शन का। अब किसी को लगे, बोला जी ऐसे तो सारे ऑप्शन इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। अरे डिटेल मत करना बच्चों, डिटेल करोगे तो फिर परेशान हो जाओगे, फिर तुम पता है क्या करोगे, डिटेल किसी के मन में आएगा, है बोला जी सारा करना पड़ेगा। तो फिर डिटेल से प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी अपोन में सीपी इनटू में 100, और ये प्रॉफिट आ जाएगा 25%। अब तुम देख लेना, इसको सोल्व कर लेना, कर लोगे सोल्व। बोला जी छोड़ देंगे हम तो, ये ज्यादा आसान है भाई। ठीक है, ये डिटेल भी मैंने लिख दिया। प्रॉफिट कितना होता है, बेचने के रेट में से खरीदने का रेट माइनस कर दो। अभी मैंने बताया था 4 का सामान 5 का बिका तो प्रॉफिट कितने का हुआ, इन दोनों को माइनस करो, 1 आएगा, बटे में सीपी, तो इन दोनों को माइनस करो, 20 माइनस एक्स बटे में सीपी इनटू में 100। ठीक है, तो ये प्रॉफिट परसेंट आएगा जो कि पहले क्वेश्चन में दे रखा। सारी बातें बता दी मैंने। किसी के मन में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि बोला जी ना ऐसे नहीं वैसे करो, ऐसे तो सारी ऑप्शन लगानी पड़ेगी। हैं कुछ बच्चे जिनके मन में ये आया होगा, बोला जी ऐसे तो सारे सारे चेक करनी पड़ेंगी। नहीं बेटे, जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप पता लग जाएगा कौन सी ऑप्शन रख के आंसर आएगा। जैसे मैंने सीधा 16 रखा है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंसेप्चुअल बेस है, ठीक है, 8वीं क्लास का क्वेश्चन है जो आपके सामने है अभी।
यदि एक चतुर्भुज के सभी कोण 180 डिग्री से कम हो तो वह चतुर्भुज कैसा होगा? इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर लेस देन 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज। तो आपको बता दें वो कॉन्वेक्स चतुर्भुज यानी कि उत्तल चतुर्भुज होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, कॉन्वेक्स, कनकेव, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम। क्या फर्क होता है सब मैं बता देता हूं। उत्तल चतुर्भुज वो होता है जिसके सारे जो एंगल होते हैं, ये देखो, ये सारे जो एंगल होंगे ये 180 से कम होंगे। ये क्या होता है आपका कॉन्वेक्स। कनकेव क्या होता है? जिसका एटलीस्ट एक एंगल 180 से बड़ा हो। ध्यान दो, ये 180 से कम, ये 180 से कम, ये 180 से कम, लेकिन ये वाला जो है 180 से बड़ा है, तो ये होता है आपका कनकेव। ठीक है, इसको बोलते हैं अवतल। ये उत्तल, ये अवतल। ठीक है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ये आपका समांतर चतुर्भुज होता है। तो पैरेललोग्राम की अगर बात करेंगे तो देखो एक एंगल जो है, सॉरी 180 से बड़ा तो नहीं है इसमें भी, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन की बात करेंगे तो जो आंसर बनेगा वो उत्तल, उत्तल की श्रेणी में आता है ये भी, क्योंकि इसके सारे एंगल जो हैं वो 180 से छोटे हैं, इसलिए इसको हम कॉन्वेक्स की श्रेणी में रखेंगे। ये कॉन्वेक्स चतुर्भुज है। और समलंब ट्रेपीजियम क्या होता है? ऐसा होता है ट्रेपीजियम, ये आपका ट्रेपीजियम शेप होता है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, ये कनकेव है जिसका एक कोण 180 से बड़ा हो। तो क्वेश्चन में क्या आंसर करना चाहिए था मुझे? क्वेश्चन में दे रखा था एक चतुर्भुज के सभी कोण 180 से कम है, तो चतुर्भुज कैसा है? कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स, उसका नाम कॉन्वेक्स है, यानी कि ये सभी कॉन्वेक्स की कैटेगरी है। ठीक है, ये कनकेव है। ठीक है, क्लियर है, बात आई समझ में? तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन। दो संख्याओं a और b का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 6 और 210 है। यदि a प्लस बी 72 है तो a 1/a प्लस 1/b किसके बराबर होगा? द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स a and b are respectively 6 and 210. If a plus b is equal to 72, then 1/a plus 1/b क्या होगा? तो आप ये ध्यान रखना, पहला नंबर इनटू में दूसरा नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू में एचसीएफ, ये बात आपको भेजे में याद रख लेनी है। ये एक नियम है इसका, पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या, अगर आप कहेंगे तो ये पूरा प्रूव करना पड़ेगा, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। दो नंबर लेने पड़ेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हिंदी में लिया, कभी तो दूसरा फार्मूला लिख दिया सर ने। पहला नंबर, ये फर्स्ट नंबर पहली संख्या, ये सेकंड नंबर दूसरी संख्या। दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये आपको मैं समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो ये बात अगर आपको क्लियर है तो अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्या ए और बी, तो ए और बी दो संख्या है। ठीक है, उनके एचसीएफ और एलसीएम मेरे को दे दिए, तो मुझे बताओ 1/a प्लस 1/b, इसको सोल्व करूंगा तो एलसीएम कितना आएगा? ए बी। ए से ए कट गया, यहाँ कितना आएगा? बी। बी से बी कट गया, यहाँ कितना आएगा? ए। ये मुझे निकालना है ना, तो इसको सोल्व करूंगा तो ये आएगा b प्लस ए, इसकी वैल्यू तो 72 दे रखी है, a प्लस बी बोलो या b प्लस ए बोलो, 72 दे तो रखी है। अब ये रख दिया, नीचे क्या है? ए बी क्या है? दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, तो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट अभी तो बताया किसके बराबर होता है? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर, और वो आपको दे रखे हैं 6 और 210। 6 गुणा में 210, तो 6 से काट दो, 12 पे कटेगा, 2 6 के 12, 2 एकम 2, 2 0, 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 9, 3 पंजे 15। बस इतना सा करना था, 2/35 आंसर आ जाएगा इतने करते ही। और दिख रहा है कहीं? ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है 2/35। ठीक है, क्लियर है? तो ये पता होगा तो फिर आप इसको बड़ा इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भाई, इंडिसेस, सर्ट्स, घातांक करनी, काफी सारे क्वेश्चन, अलजेब्रा भी बोल सकते हैं, यहां से आए हुए हैं। ठीक है, यदि 2 की पावर x बराबर है 5 की पावर y बराबर है 10 की पावर माइनस z, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या होगा? आप देखो, किसी को बोर्ड पे नहीं दिख रहा हो, ऐसा दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, तो 1/में x प्लस 1/में y प्लस 1/z, ये आपसे पूछना।
ठीक है, तो ध्यान रखना ये जेड है भाई। अगर मैथमेटिक्स में ऐसे तीन चीजें बराबर हो ना तो उसको एक कांस्टेंट मानते हैं के, उसको एक कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। दिस कांस्टेंट इज के मान लो, वन मान लो, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो चेंज ना हो वो आपका कांस्टेंट कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हो, आप 5 भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने इसको के ही लिख दिया, मैंने कहा पंगा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, यानी कि 2 की पावर x जो है वो भी के बराबर है, 5 की पावर y जो है वो भी के बराबर है, और 10 की पावर माइनस जेड जो है वो भी के बराबर है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब अगली बात, अब मैं कह रहा हूं कि यहां से भाई ये तो 2 के सिर पे x लिखा है ना, इसको हटा दो, x को हटा दो। तो ये x कैसे हट सकता है? जब मैं इधर भी x से भाग कर दूं और इधर भी x से डिवाइड कर दूं। जब आप दोनों तरफ x से डिवाइड करोगे तो x से x कट गया, तो ये बच गया 2 और इधर बन गया k की पावर 1/x। क्या ये बात समझ में? देखो भाई हिसाब बराबर रखना पड़ेगा मैथमेटिक्स से, इसके साथ जैसा करोगे वैसा इसके साथ भी करो तभी जस्टिफिकेशन होगा। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो इसमें हमने दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया, तो यहां बचा 2 और यहां बचा k की पावर 1/x। अब इसी बात को थोड़ा सा फास्ट करते हैं। फास्ट कैसे करेंगे भाई? जब भी पावर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी तो वो पलट जाएगी। ये बात और भी ज्यादा आसान बताई मैंने, या तो पूरा ऐसे कर करके देखो, लेकिन ये समझा दिया तो अब ऐसे करो ना सीधा सीधा, कि जब भी पावर लेफ्ट से राइट जाएगी तो क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। और जब नीचे से ऊपर जाती है तो साइन चेंज होता है, बताया था मैंने आज की क्लास में। जब पावर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बताओ 10 को क्या लिखूं? के की पावर -1/z। अब कोई बच्चा बोलेगा, बोला जेड के साथ माइनस काहे नहीं लगाया? अरे भाई मैथमेटिकली माइनस को ऊपर ही रखते हैं ताकि वो अच्छा दिखे, इसलिए माइनस ऊपर खिसक जाएगा। ठीक है, तो 10 बराबर है के की पावर, ये 1/(-1/z) लिखा जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास 2 की वैल्यू है, 5 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू है। मैं कैसे यूज कर सकता हूं? मैं कहूंगा कि 2 गुणा 5 होते हैं 10। क्यों भाई? 2 गुणा 5 10 ही तो होते हैं। तो 2 की वैल्यू क्या है? के की पावर 1/x। इसकी 5 की वैल्यू क्या है? के की पावर 1/y। 10 की वैल्यू क्या है? के की पावर -1/z। मेरे पास इनकी जो वैल्यूज थी वो मैंने यहाँ पे रख दी, 2 की जगह इसकी वैल्यू, 5 की जगह इसकी और 10 की जगह इसकी। तो तुम मुझे बताओ, रूल बताया था आज मैंने कि बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। के की पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू के की पावर -1/, बताया था ना आज ये रूल बताया था कि बेस से मल्टीप्लाई तो पावर ऐड करके लिखनी है। लिख दी हमने ऐड। अब इतना समझ में आ गया तो मैंने ये भी बताया था कि दोनों साइड अगर बेस इक्वल हो, बराबर आ जाए, तो पावर को इक्वल रख के कंपेयर कर देते हैं, यानी कि ये पावर इक्वल टू इसके। अब उस भाई साहब को इधर ले आओ, ये भाई साहब जब इधर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे। उधर क्या बचेंगे? उधर तो जीरो बचेगा। जब सब कुछ इधर आ गया तो उधर जीरो बचा, तो आंसर क्या बना? आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 बना। बात आई समझ में? मुश्किल नहीं है कोई भी, बशर्ते कि हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले ना की हो, थोड़ा सा मुश्किल लग सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में आपने करना था। ठीक है, तो ये माइनस था, इधर आके ये प्लस हो जाएगा और उधर बचेगा जीरो। ठीक है, तो यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 10 के गुणनखंडों का माध्य क्या होगा? द मीन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 10 इज। 10 के गुणनखंड, गुणनखंड वो होते हैं जिनसे 10 पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, यानी कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तुम मुझे बताओ 10 किस किस से कटता है? 1 से भी कटता है, 2 से कटता है, 3 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, 5 से पूरा कटता है और 10 से पूरा। तो कह रहा है इनका माध्य बता दो, इनका मीन। मैंने आज की क्लास में सिखाया था मीन क्या होता है? सभी का टोटल बटे में जितने नंबर है। तो 10 5 15 तो 17 और 1 18, 18 बटे में 4, 2 दूनी 4, 2 में 18, 9 बटे 2 यानी कि 4.5। तो 4.5 जो है इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। आई बात समझ में? क्लियर है? जो बताया समझ में आया? हो सकता है कहीं दिक्कत आई हो, जरूर आ सकती है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कुछ इस तरीके का था। तो दिक्कत अगर आ रही है तो दोबारा से देखें वहां पर जहां पे दिक्कत आई है। फिर भी दिक्कत आए तो बताइए मुझे।
ठीक है, कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा मैं। ठीक है, तो ये था हमारा एस्टेट पीआरटी एग्जाम 2023 का मैथ सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।